देखो मेमोरी जो होती है वो तीन टाइप की होती है, ठीक है। कई सारे आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी के टाइप कितने हैं। तीन तरह की मेमोरी होती है, एक सेंसरी मेमोरी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखो अपन सब तैयारी कर रहे हैं तो अपने सामने सबसे बड़ा विषय है कि चीजें याद कैसे करें और लंबे समय तक ये टिके कैसे। तो सेंसरी मेमोरी जो होती है वो सेंसर टाइप की होती है। जैसे कान है एक, अब कान से कोई चीज सुनी, अपनी जीभ है जिससे अपन ने क्या की, चीज को चखा, आंखों से किसी चीज को देखा, या नाक से किसी चीज को सूंघा। ये चार सेंसर लगे अपने यहाँ। पांचवा कोई सेंसर है, ठीक है, स्पर्श करके भी, ये भी संवेदना से काम कर रही है। तो ये सबसे अल्प समय तक टिकती है। और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तुमने मूवी में देखा होगा, वो मैक्सिमम ज्यादातर 24 घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगी। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनेगी, कि जब हमने किसी भी चीज को बार बार रिपीटेशन किया हो, बार बार अभ्यास किया हो। अपन जो शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं ये कितनी नुकसानदायक है, इसको देखो। ये शॉर्ट वीडियो से अपन चलाते जा रहे हैं, ये अपने जो दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह है टोटल। तो न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। न्यूरॉन्स का कोई आकृति नहीं होती, वो बाद में जाके प्रोटॉन्स में बदलेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, अपन जो इतनी जल्दी जल्दी वीडियो को स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं तो अपना दिमाग ऐसी डाटा लेने लगेगा, वो किसी चीज को रोकेगा ही नहीं, हाल फेंकने लगेगा। जैसे कि अपन ने देखा होगा जब पढ़ने बैठते हैं तो अपना मन नहीं लग रहा है, दूसरे विचार आने लगे, तो इधर से तो एक विचार इंसर्ट हो रहा है और दूसरा विचार उधर से जा रहा है, तो बाहर फेंक देगा उसे उठा के। फिर अपन कहते हैं कि अपन को याद ही नहीं हो रही चीजें। कठिनाई कहाँ आ रही है? कठिनाई इसलिए आ रही है कि तुम्हारा दिमाग अभी टोटल शांत नहीं है, पूरा फोकस नहीं बन पा रहा। तो ये चीजें अपन सोच रहे हैं ना कि अपन ने वीडियो को शॉर्ट कर दिया, लंबा कर दिया, वो 2x पे चला दिया, ये सब तुम्हारे दिमाग को वीक करती चली जाएंगे ये चीजें। दिमाग कमजोर हो जाएगा तो चीजों को रोक नहीं पाएगा, चीजें याद नहीं होंगी। हम देखा होगा कि कल क्या सब्जी खाई थी, भूल जाते नहीं, भूल जाते, सुबह क्या किया था ये भी ध्यान नहीं रहता। तो ये भूलने की परेशानी या पढ़ाई में भी दिखेगी। ये परेशानी एक जगह काम नहीं कर रही होगी, ये सब जगह काम कर रही होगी। तो कम से कम चीजों को है ना आराम से पढ़ा जाए, तसल्ली से समझा जाए और लंबे समय तक कैसे रोका जाए। जैसे हमने कोई चीज पढ़ ली, समझ ली, फिर आंख बंद करके 2 मिनट विचार करके देखो कि हमने जो पढ़ा था, समझा था, कि रुका भी है, कितना रुका है। और कोई चीज वहां से हट गई है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो, तो लंबे समय तक टिकी रहे। क्योंकि इतनी सारी किताबों को अपन कहाँ तक बार बार पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद एग्जाम भी निकल जाएगा तो एग्जाम निकलने के बाद फिर भूल जाएंगे, फिर से पढ़ना पड़ रहा है बार बार। तो ये मूल समस्या बन के खड़ी हो जाएगी। चीजों को अपन को कितने लंबे समय तक आराम से रोक सकें उस पर ध्यान देना। और जैसे कि अपन पढ़ ही रहे हैं तो अपन ने देखा कि ये इसमें अपन ने टोटल धाराएं पढ़ ली। कितनी धाराएं पढ़ी थी इसमें? टोटल कितनी धाराएं? 358। अब 358 धाराओं में से कुछ धाराएं ऐसी होंगी जिन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी धाराएं काय पर रहती हैं, पनिशमेंट वाली होंगी। तो पनिशमेंट वाली धाराओं पे अपन देखेंगे कि अपन ने हेडलाइन देख ली और सीधा सीधा उसका पनिशमेंट देख लिया, तो वो अपन को याद हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि अंदर की चीजें ज्यादा पढ़ने की कोई मतलब की नहीं। तो कुछ धाराओं को किस तरीके से पढ़ना है, कुछ धाराओं को कैसे पढ़ना है, और कुछ को लंबे समय तक कैसे रोकना है, कैसे तसल्ली से चलेंगे। तो ये नहीं कि सारी चीजें फास्ट पढ़नी है, कुछ को रोक के आराम आराम से चलना है, कुछ को फास्ट चलाएंगे, इससे अपना टाइम तो सिलेबस भी पूरा हो जाए, वो चीजें याद भी नहीं रहेंगी। तो कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? परिभाषा खंड पढ़ रहे थे, 4 परिभाषा पढ़ ली थी अपन ने। अब 5वीं परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं, न्यायालय। देखो अपन सब लोग न्यायालय परिसर में बैठे हुए हैं, तो कम से कम न्यायालय की डेफिनेशन तो अपन को पता होना बहुत जरूरी है। तो न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है। तो न्यायालय का मतलब अपन को समझ में आ गया कि न्यायालय कौन होता है? न्यायाधीश होता है, ठीक है। अब इनने लिखा है कि वह न्यायाधीश अभिप्रेत है, तो ये कह रहे हैं कि कौन सा न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं।
अब आगे अपन देखेंगे किसकी बात कर रहे हैं, जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता का कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अपन देख रहे हैं कि न्यायालय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या समझ में आ रही है कि न्यायाधीश होता है अकेला या बेंच के रूप में हो, लेकिन कार्य कौन सा करना जरूरी है, न्यायिकता। अगर न्यायिकता का कार्य न्यायाधीश नहीं कर रहे हैं तो उस समय वो क्या न्यायालय नहीं माने जाएंगे। न्यायालय तभी है जब वो न्यायिकता का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे न्यायाधीश को न्यायिकता का कार्य करने के लिए किसने पावर दी है, किसने सशक्त किया है, विधि द्वारा सशक्त किया गया। तो याद करने का सबसे सरल तरीका बता रहा हूं कि न्यायालय की डेफिनेशन अपन को याद कैसे रहे। तो अपन ने देख लिया न्यायालय कौन होता है, न्यायाधीश होता है। कौन सा न्यायाधीश न्यायालय होगा और कौन सा न्यायाधीश न्यायालय नहीं होगा। तो ऐसा न्यायाधीश न्यायालय होगा जो न्यायिकता का कार्य कर रहा हो, ठीक है, चाहे अकेले कर रहा हो चाहे अन्य लोगों के साथ कर रहा हो, बेंच के रूप में कर रहा हो गया क्लियर। अब इन न्यायाधीश महोदय को न्यायिकता का कार्य करने का पावर किसने दे दिया, तो विधि द्वारा सशक्त किया गया, अन्यथा नहीं। विधि ने सशक्त नहीं किया और न्यायिकता का कार्य कर रहे हैं न्यायाधीश महोदय, तो फिर नहीं हो जाएंगे वो न्यायालय। तो ये 2-5 हो गई क्लियर आप लोगों को, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। अब 2-6 में दी है डेफिनेशन मृत्यु की। मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से विपरीत प्रतीत न हो, मानव की मृत्यु विपरीत है। तो किसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं, ये मानव, ठीक है। नहीं तो हम ये मत कहने लगा एनिमल की मृत्यु की बात कर रहे हैं। ये मृत्यु की केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, मानव की। अब अपन देखेंगे 2 साथ में डेफिनेशन दी है बेईमानी से, ठीक है। बेईमानी की अगली डेफिनेशन नहीं है, बेईमानी से लिखा है वहां। बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना विपरीत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। तो इंटेंशन क्या होता है, जो व्यक्ति बेईमानी से कोई कार्य कर रहा है उसका, कि वो एक व्यक्ति को तो क्या कर रहा है, सदोष अभिलाभ दे रहा है, और दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, सदोष हानि दे रहा है। अब ये सदोष अभिलाभ क्या होता है, ये सदोष हानि क्या होती है, ये फिर से प्रश्न खड़ा हो गया। तो अब इस परिभाषा खंड में अपन आगे जाके देखें कि सदोष अभिलाभ या सदोष हानि की कहीं डेफिनेशन दी गई है क्या, तो निकाल के देखो कहीं दी हो तो। पहले 2:23 में थी, अब 2:36 में आ गई है। 36वें नंबर पे दी है, ठीक है। तो अपन अब ये यहां से देख लेंगे कि सदोष अभिलाभ क्या होता है। सदोष अभिलाभ से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, साधन कैसे हैं अपने, विधि विरुद्ध होने चाहिए। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ विपरीत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। तो विधि विरुद्ध साधनों से अपन ने अभिलाभ कैसे व्यक्ति को पहुंचा दिया, जो वैध रूप से हकदार नहीं था। तो जो वैध रूप से हकदार नहीं था उसको अपन ने क्या कर दिया, लाभ दे दिया। तो यानी अपन ने क्या कर दिया, गलत व्यक्ति को लाभ दे दिया। हो गया क्लियर। अब इसी के नीचे डेफिनेशन दी है 2:37 में, सदोष हानि क्या होती है। सदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि विपरीत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। तो वैध रूप से जो हकदार व्यक्ति है उसको क्या करा दी अपन ने, हानि करा दी। और साधन कैसे होने चाहिए, विधि विरुद्ध होने चाहिए। हो गया क्लियर, कोई डाउट है। और बस इतना ही पढ़ लो अभी इसमें, अपन को अभी आगे पढ़ेंगे तो और उसकी आगे की चीज पढ़ेंगे। अपन को केवल ये जानना था कि सदोष अभिलाभ क्या होता है और सदोष हानि क्या होती है। अब ये क्या अपनी अपन ये यहाँ पढ़ा रहे हैं जो, उसका नाम ही रखा है लॉ सर्किल। तो लॉ सर्किल नाम रखा है तो इसका मतलब है यहाँ तो ना तो कोई टीचर है ना कोई स्टूडेंट है, अपन सब एडवोकेट है, ठीक है। और अपन जिस जगह पढ़ रहे हैं वो पुस्तकालय। तो यहाँ सब अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के डाउट क्लियर करने के लिए, डिस्कशन के लिए बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा इस क्लास का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आप तो ऐसे मेरे से प्रश्न पूछो, मैं आपको ऐसे इस तरीके से पढ़ाऊं कि अपन सब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल फ्रैंक होकर क्वेश्चनों को पूछो, जो मुझे समझ में नहीं आएगा हो सकता है आप मुझसे बेटर बता दें, ठीक है। तो आपस में डिस्कशन करते हुए एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करते करते अपन को आगे बढ़ना। हो गया यहां तक क्लियर? अब अपन अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। 2.8 में डेफिनेशन दी है दस्तावेज की। दस्तावेज तो अपन अंग्रेजी में बोलते रहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है, तो ये अब काय की बात कर रहे हैं, अब किसी सब्जेक्ट की, ठीक है। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसका वर्णन अपन कैसे कर रहे हैं, अक्षरों के रूप में कर रहे होंगे, अंकों के रूप में कर रहे होंगे, या चिन्हों के रूप में कर रहे होंगे। और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय को साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आश्रित हो या उपयोग किए जा सके। अब अपन ने किसी पदार्थ पर कोई अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए, ठीक है। तो जब हम किसी पदार्थ पर कोई अक्षर, अंक या चिन्ह बना रहे हैं तो वो क्या बन गया, अपने आप में विषय बन गया कोई। लेकिन उस विषय का उद्देश्य क्या होना चाहिए, साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए इंटेंशन होना चाहिए, या उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, अन्यथा वो दस्तावेज नहीं माना जाएगा। तो अक्षर, अंक या चिन्ह जरूरी नहीं है कि कागज पे ही बनाए जाए। इनने बोला पदार्थ पर, दीवार पर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक दूध वाला दूध देने के लिए आता है, वो रोज दीवार पे लग जाता है, किससे, ईंट का टुकड़ा उठा के, कि आज मैंने दूध दिया था, वो टिक लगा गया। अगले दिन दिया था, फिर 2 टिक लगाया जाता। तो अपन ने बोला कि आपने उस दिन दूध नहीं दिया था हमें, तो वो बता देगा भैया देखो मैंने टिक लगा रखा था, मैं आपकी दीवार पे ही बाहर टिक लगा गया था। तो ये क्या हो गया, साक्ष्य के रूप में उपयोग कर लिया उसने उसका, कि ये एविडेंस हैगा उसकी बात को प्रमाणित करने के लिए कि मैंने ये कार्य किया था। हो गया क्लियर? अब इसमें एक स्पष्टीकरण दे दिया नहीं, एक बात और सुन लो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी शामिल होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो। हो गया क्लियर? स्पष्टीकरण एक यह तत्वहीन है, तत्वहीन को अपन अपनी भाषा में बोले देते हैं, यह बात महत्वहीन है, ठीक है, कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए। जरूरी नहीं आपने पेन से बनाया, आपने ईंट के टुकड़े से बना दिए या कोयले से लिख दिया, ठीक है, ये कोई महत्व नहीं रखती चीज। नहीं तो आप इस बात पे बहस करने लगो कि नहीं साहब पेन से नहीं लिखा, तो ये दस्तावेज नहीं हो सकता, ठीक है। उनने साफ मना कर दिया कि किस साधन का उपयोग किया है या किस पदार्थ पर बनाया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। होना चाहिए अक्षर के रूप में हो, अंक के रूप में हो या चिन्ह के रूप में हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो तो भी मानना। यह है कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। और ये मत कहने लगे ना कि एविडेंस तो न्यायालय में ही पुटअप होता है। वो दूध वाला न्यायालय में तो था नहीं भाई, वो तो दूध देने आया था तुम्हारे घर। अब तुम ये कहने लगो नहीं वो तो कोर्ट में जाके कहना, ये वाली बात। तो उसको एविडेंस का पुटअप कर रहा है, वो तुम्हारे सामने कर रहा है कि मैंने उस तारीख को आपके यहाँ दूध दिया था और मैं ईंट से आपकी दीवार पर लिख गया था कि मैंने इस तारीख को आपको दूध दिया था, टिक लगा गया। तो ये जरूरी नहीं है कि उस साक्ष्य का उपयोग न्यायालय में किया जा रहा हो, न्यायालय के बाहर भी किया जा रहा हो, तो अभी क्या माना जाएगा कि वो दस्तावेज है। हो गया क्लियर? और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2.8 में दस्तावेज की डेफिनेशन दी है, पूछते हैं वो लोग कई बार, ठीक है। मैं इकट्ठा ये पूरी परिभाषा खंड पढ़ाने के बाद आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी अपने प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और अपने सेमेस्टर के लिए एलएलबी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इलस्ट्रेशन दिए हैं, दृष्टांत भी दिए हैं। तो देखो जो बुक्स लिखने वाला है वो इस बात को समझता है कि कौन सी डेफिनेशन महत्वपूर्ण है, किसको बच्चों को समझने में कठिनाई आएगी, तो वो उन डेफिनेशन को देखना कि उन डेफिनेशन में वो ज्यादातर स्पष्टीकरण दे देता और इलस्ट्रेशन भी दे देता, जिससे कि तुम आसानी से समझ सको। तो जिनमें इलस्ट्रेशन नहीं दिए, स्पष्टीकरण नहीं दिए, तो वो समझता है कि तुमको ये बात एक बार में समझ में आ जाएगी। वो स्पष्टीकरण दे दिए तो और बेहतर तरीके से समझाने की बात कर रहे हैं, दृष्टांत दे दिए तो और अच्छे से समझ में आ सके। तो बुक्स लिखते समय लेखक का ये
आश्चर्य रहता है कि जितने लोग बुक्स को पढ़े हैं उनको सरल भाषा में आसानी से चीजें समझ में आ सके। ये उद्देश्य नहीं रहता लिखने वाले का, वो जब बुक लिखने वाले का, कि उसके लिए तुम्हें किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये किताब जिसने आईपीसी लिखी है, भारतीय न्याय संहिता का जिसने डायरेक्ट बनाया है, तो उन्हें बनाते समय उनको यही उद्देश्य रहा है कि आप लोगों को आसानी से चीजें समझ में आ जाए। हो गया क्लियर? और उन चीजों को समझने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगाता है हमारे ऊपर। लगाता है कि नहीं लगाता? ये हमारे पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो किस बात का क्वेश्चन मार्क लगा दिया? कि उनने बुक्स लिखी है तो लिखते समय ये ध्यान दिया है कि सामान्य प्रज्ञावान वाला व्यक्ति इसको समझ सके, और हमको कठिनाई आ रही है, तो बहुत बड़ी बात हो रही है, ये जरा ध्यान देना अपने आप पे। तो अपन को है ना, पढ़ने के समय कम से कम इतनी चीजें तो समझ के चलना है कि कोई हमारे ऊपर प्रश्न ना लगा दे। ठीक है, तो किताब को बड़ा ध्यान से देखा करो, ध्यान से समझा करो कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो क्या हम लोगों को बता रही है ये किताब? किताब खुद बोल रही है, ये इनमें खुद बोल रही है अपने मुंह से, शब्दों में आवाज होती है। ठीक है, वो अपनी आवाज खुद बोल रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं तुम लोगों से। तो मैं आपको यही चीजें दिखा रहा हूं कि कोई भी चीज को अपन कितना सरल और सहज रूप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब चीजें अपने लिए सहज हो गई, सरल हो गई, तो उस काम को हम भी अच्छे से कर लेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा हम लोगों का। तो आता तो अपन को सब है, थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी हो रही होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो वो मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख। तो किसी संविदा के निबंधनों को क्या कर दिया है? अभिव्यक्त कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है, बता दिया है। किसमें बता दिया गया है? किसी लेख में लिखे हुए हैं कि संविदा के निबंधन क्या होंगे। टर्म एंड कंडीशन पढ़ते हैं ना अपन, LIC की जब अपन पॉलिसी वॉलिसी लेते हैं तो टर्म एंड कंडीशन रहती है कि नहीं रहती? तो ऐसी निबंधनों की बात कर रहे हैं। जो इस संविदा को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके वह दस्तावेज है। तो ऐसे संविदा को कि क्या क्या निबंधन है, उनको किसी डॉक्यूमेंट्स में क्या किया गया? अभिव्यक्त किया गया, स्पष्टता लिख दिया गया। ठीक है, तो इन निबंधनों को अपन काय के रूप में उपयोग में ला सकते हैं? साक्ष्य के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। तो जो लेख है वो क्या बन जाएगा? दस्तावेज। तो ऐसा कोई भी लेख जिसमें संविदा के निबंधनों को लिखा हुआ है। तो टर्म एंड कंडीशन के रूप में अपन जैसे LIC में चले जाएंगे, वो कहेंगे कि अपन ने बोला कि साहब हमने LIC की किस्त ली थी और एजेंट ने तो ये बताया था, तो LIC वाले बोलेंगे देखो कि उसके टर्म एंड कंडीशन सारी लिखी हुई थी, आपने उन चीजों को पढ़ा होगा तभी तो हस्ताक्षर किए होंगे। तो उसके टर्म एंड कंडीशन को उठा के तुम्हारे सामने रख देंगे। जैसे अपन मोबाइल को चलाते हैं तो कई सारे ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो देखा होगा टर्म एंड कंडीशन का आता है और अपन उस पर टिक लगा देते हैं। तो अपन ने उनको क्या दे दी? अनुमति दे दी। और अपन किसी चीज से बाद में जाके मना करेंगे तो वो टर्म एंड कंडीशन दिखा देंगे तुम लोगों को, और उसका उपयोग कैसे हो जाएगा? एविडेंस के रूप में हो जाएगा। तो वो भी क्या हो गई? दस्तावेज है, भले ही उसका उपयोग न्यायालय में ना किया जा रहा हो। यहां तक हो गया क्लियर? बैंक कार पर दिया गया चेक भी अपने आप में एक दस्तावेज है। तो चेक क्या होता है? दस्तावेज होता है। और चेक का उपयोग अपन न्यायालय में भी कर लेते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यायालय में उपयोग हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे न्यायालय में भी उपयोग कर लो चाहे बाहर भी उपयोग कर लो, तो अभी क्या माना जाएगा? दस्तावेज माना जाएगा। तो चेक क्या होता है? दस्तावेज होता है। तो ये इलस्ट्रेशन की ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार OTO में पूछ लिया जाता। ठीक है, कि बैंक कार पर दिया गया चेक क्या है? दस्तावेज। और मुख्तारनामा तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जानते हो कि नहीं? तो मुख्तारनामा भी क्या होता है? एक दस्तावेज होता है। सब आप वकीलों बताओ मुख्तारनामा क्या होता है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, किसी भी रूप में हो, चाहे संपत्ति के रूप में चाहे किसी भी रूप में हो। ठीक है, पावर को डेलीट करना अपन ने को क्या कर दिया? अपने पावर को दूसरे व्यक्ति को दे दिया कि हम जिस पावर का उपयोग कर सकते थे उसका सामने वाला व्यक्ति उस पावर का उपयोग कर सकेगा।
ठीक है। मानचित्र है कोई या रेखांक है जिनको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या उपयोग में लाया जा सके, वह भी क्या हो गया, दस्तावेज हो गया। तो मानचित्र हैं, ये रेखांक, ये सब क्या होते हैं, दस्तावेज होते हैं। जिस लेख में कोई निर्देश दिए गए हो या अनुदेश दिए गए हो तो वो भी क्या है, अपने आप में एक दस्तावेज। अब एक स्पष्टीकरण ने और दे दिया, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। तो जिन चीजों को वाणिज्यिक प्रथा में अभिव्यक्त हुआ माना जाता है, चाहे उनको स्पष्टता अभिव्यक्त ना भी किया गया हो, तो भी सब वो क्या माने जाएंगे, दस्तावेज माने जाएंगे। जैसे परक्राम लिखित अधिनियम होता है ना, उसमें हुंडी होते हैं, चेक होते हैं, विनिमय पत्र होते हैं, ये सब क्या माने जाएंगे, दस्तावेज माने जाएंगे। एक इलस्ट्रेशन और दे दिया उन्होंने, काय एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे, ठीक है, तो ऐसा विनिमय पत्र है जो आदेश के अनुसार दे, अपना नाम लिख देता, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, विनिमय पत्र के पीछे की तरफ अपना नाम लिख दिया। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर स्पष्टांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए, ठीक है। तो धारक कौन हो गया, जिसके हाथ में विनिमय पत्र है, और विनिमय पत्र लिखा किसने, हमने लिखा है, तो पीछे साइन करके दे दिए उसे। तो पहले अपन कभी गए हो, जैसे अपन किसी के फादर जॉब में रहे हो तो सैलरी निकालने के लिए चले जाते थे ना, पिताजी पीछे साइन करके दे देते थे, सेल्फ लिख के, तो वो ऐसे ही काम करता था, ठीक है। मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए, हो गया क्लियर। तो दस्तावेज की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, 2-8 में दिए, और जब मेंस में लिखने जाओ तो और अच्छा बेहतर आंसर लिखना है तो पूरे स्पष्टीकरण डाल देना, एक आध दो इलस्ट्रेशन दे देना जो अपन को याद रह जाए, और जरूरी नहीं है कि यही वाले इलस्ट्रेशन दें, और कोई भी इलस्ट्रेशन अपन अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। चीज समझ में आनी चाहिए, इलस्ट्रेशन तो हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। 2 में डेफिनेशन दी है कपट पूर्वक, ठीक है। अब इन्हें देखो कपट की डेफिनेशन नहीं दी, इन्हें डेफिनेशन दी है कपट पूर्वक। तो कोई कार्य कब कपट पूर्वक किया गया समझा जाएगा। कपट पूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना विपरीत है, तो इंटेंशन क्या है, कपट करना। उस कपट करने के इंटेंशन के साथ हमने क्या किया है, कोई कार्य किया है, अन्यथा नहीं। तो जब तक आपका कपट करने का इंटेंशन नहीं है तब तक आपका किया गया कार्य कपट पूर्वक नहीं माना जाएगा। तो इंटेंशन कैसा होना चाहिए, कपट करने का होना चाहिए। कपट करने के इंटेंशन से जब कोई कार्य करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने उस कार्य को कपट पूर्वक किया है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। हो गया क्लियर। अब 2.10 में डेफिनेशन दी है लिंग की। तो ये कह रहे हैं कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जो पहले डेफिनेशन दी थी, पुल्लिंगवाचक। पुल्लिंगवाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्न का कोई प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। अब एक चीज और ने क्या जोड़ रखी है, उभयलिंगी, जो नया जेंडर आ गया। हो गया क्लियर। स्पष्टीकरण दिया है कि उभयलिंगी का वही अर्थ है जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड टा में बताया गया। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अपन को कहां जाके मिलेगी, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड टा में दी है, ठीक है। तो उस जगह जाके अपन उसको प्रॉपर पढ़ लेंगे, लेकिन आईपीसी के लिए अपने लिए इतना ही पर्याप्त है। ये अब 3 जेंडर की बात कर रहे हैं टोटल, ठीक है, पुरुष, स्त्री और एक अन्य जेंडर की बात कर रहे हैं। हो गया, अन्य जेंडर हो गया अपना उभयलिंगी। इंपोर्टेंट नहीं है ये तो सामान्यतः समझने के लिए अपन पढ़ते चले जा रहे हैं। 2.11 में डेफिनेशन दी है सद्भाव पूर्वक की, ये महत्वपूर्ण है। अपन ने ऊपर पढ़ा कपट पूर्वक पढ़ ली, सद्भाव पूर्वक पढ़ रहे हैं। सद्भाव पूर्वक से कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया, विश्वास किया गया नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना किया गया हो या विश्वास किया गया हो। तो कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया या विश्वास किया गया कब माना जाएगा, जब आपने उस कार्य को कैसे किया हो, सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया हो,
जब तक आपने किसी काम को सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ ना किया हो तब तक आपका कार्य सद्भाव पूर्वक नहीं माना जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? अब सम्यक सतर्कता का मतलब कोई बता सकता है आप में से? ठीक है, वो भी हो गया सही। ध्यान पूर्वक करना भी हो गया, अवेयरनेस के साथ करना भी हो गया, जागरूकता के साथ भी करना हो गया। कई सारे अपन अपने हिसाब से दे सकते हैं। अच्छे से किया, उस कार्य को ध्यान से किया। तो जब आपने किसी कार्य को सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया है तो उसको क्या माना जाएगा कि आपने उस कार्य को सद्भाव पूर्वक किया है। और जब तक आपने सम्यक सतर्कता और ध्यान से ना किया हो तो ये माना जाएगा कि आपने उस कार्य को सद्भाव पूर्वक नहीं किया। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, दोनों तरफ से उलट पलट के देख लिया करो चीजों को, तो अच्छे से समझ में आ जाती। अपन सीधी सीधी पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। जैसे अपन गवाह से पूछ लेते ना यह कहना गलत है करके कोई क्वेश्चन, तो वो लड़ने लगता, उसको चीज समझ में नहीं आती। अपन अपनी बात सही कहना है कि यह कहना गलत है कि आपने सामने वाले को उपपत्ति कारित नहीं की थी, वो कह रहे नहीं गलत लिखवा रहे हो आप, लड़ने लगता है अपन लोगों से। तो क्या होता है, पढ़ने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो 2:12 में डेफिनेशन दी है सरकार की। सरकार से केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। तो सरकार कितने तरीके की होती है? 2 प्रकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब 2:13 में डेफिनेशन दी है संश्रय की। संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय देना, आश्रय तो समझते हो ना, भोजन देना, पेय कोई पदार्थ देना, धन देना, वस्त्र देना, आयुध देना, गोला बारूद देना या वाहन देना, या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं, उसी प्रकार के हो या नहीं, कैसे इनने बताएं, उनके अलावा अन्य भी हो सकते हैं, ये कंप्लीट नहीं है, इनके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। जिस प्रकार के इस खंड में प्रगणित है, प्रगणित का मतलब है बताए गए हैं, इनके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी व्यक्ति को आश्रय दे रहे हो, पेय दे रहे हो, धन दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, गोला बारूद दे रहे हो या कोई भी चीज दे रहे हो, लेकिन किस उद्देश्य के साथ दे रहे हो, किस कारण से दे रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना है। तो आप सहायता किस सहायता के रूप में इन सारी चीजों को क्यों दे रहे हो? पकड़े जाने से बचाने के लिए। जब तक आपने सामने वाले को ये सारी चीजें पकड़े जाने से बचाने के लिए नहीं दी तब तक ये संशय में नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या पकड़े जाने से बचाने में कब दे रहे होंगे? या तो ये अपराधी होगा या कहीं से निकल भागा होगा। ठीक है, उनको आप सहायता पहुंचा रहे हो, और सहायता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पकड़े जाने से बचाना। हो गया क्लियर? अब देखो इसमें से किस चीज को पकड़ के अपन को चीजों को पकड़ना है और उसको याद रखना है, तो ये महत्वपूर्ण होता है पढ़ने का तरीका। नहीं तो अपन इसको सीधी सीधी पढ़ते जाएंगे फिर भूल जाएंगे। तो अपन ने जोर किस बात पे दे दिया कि संशय में वही चीजें आएंगी जिनका उद्देश्य क्या है? किसी को पकड़े जाने से बचाना। और अपन क्या कर रहे हैं? उसकी सहायता। और सहायता किस रूप में कर रहे हैं? आश्रय के रूप में, भोजन के रूप में, पेय के रूप में, धन के रूप में। तो अपन ने इधर से उलट के पढ़ लिया एक बार, उधर से उलट के पढ़ लिया, बीच में से तोड़ के पढ़ लिया। ठीक है, तो अपन ने टुकड़ों में चीजों को बांट लिया, तो ये मेमोरी में क्या होगा? टिकेंगी लंबे समय तक, और अच्छे से समझ में भी आएंगी और याद भी रहेंगी। अपन सीधा सीधा फास्ट पढ़ते चले जाएंगे किसी चीज को तो दिमाग से ऊपर से स्प्लिट होती चली जाएंगी, भूल जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का, चीजें टफ भी इसलिए लगती हैं। हो गया क्लियर? और फिर वो दूसरा एक तरीका बताऊंगा कि याद कैसे किया जाता है और लंबे समय तक याद कैसे रहे, कंठस्थ याद कैसे हो जाए, वो भी एक तरीके हैं। ठीक है, पढ़ते हो ना तो जैसे तुमने कभी न्यूज़पेपर तो सबने बचपन में पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर को याद करने के उद्देश्य से किस किसने पढ़ा कि मैं इसको रट लूं? कभी पढ़ा? कभी रटने के उद्देश्य से पढ़ते नहीं अपन। तुमने देखा होगा तो भी वो न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई चीज हमको लंबे समय तक याद रह जाती है कि आज तो ये पेपर में आई थी साहब जी वाली बात रहती है। वो याद इसलिए रह रही है क्योंकि तुमने उसको सहजता में पढ़ा, याद करने की कोशिश करी नहीं। अब ऐसी अगर इन किताबों को अगर हम पढ़ना चालू कर दें कि मुझे तो केवल अखबार की तरह पढ़नी है, ठीक है, तो अखबार की तरह मैं पढ़े लेता हूं पूरी किताब को एक बार,
फिर उठा के एक बार फिर से पढ़ लूंगा अखबार की तरह, फिर पढ़ लूंगा मैं अखबार की तरह। तो देखना तुम 3-4 बार जैसे ही पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही पता नहीं होगा कि तुम्हें सारी चीजें कब याद हो गई कंठस्थ। तुम है ना दोस्तों के साथ खड़े होके बोलने लगोगे। जैसे कई बार अपन जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब चीजें पढ़ते हैं, तो अपन शुरू में क्या करते हैं, अपन बड़ी कठिनाई लगती है, बड़ा जोर लगा के पढ़ते हैं। फिर वो किताब हाथ में के लिए ले लेते हैं, वो हनुमान चालीसा अपने आप बोलने लगता है, किताब हाथ में लेने मात्र से ही बोलने लगता है। तो ऐसे ही जो बुक्स है इनको पढ़कर आसानी से पढ़ो। ये प्रेशर लेके पढ़ोगे तो कठिन कर लोगे अपने आप को कि मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे एग्जाम देना है, मुझे याद करना है। ये तुमने अपने अंदर डर पैदा कर दी हो, यहीं से सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल जितना सिंपल है, कोई बर्डन नहीं लेना दिमाग पर, ठीक है ना। ये बर्डन लेना आज 4 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, जब तक मन लगेगा अच्छे से पढ़ूंगा, नहीं लगेगा तो उठ जाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर दूसरी चीज करने के बाद मैं फिर से जाऊंगा, फिर पढ़ने लगूंगा, ठीक है। तो एनर्जी फिर से आ जाएगी, फिर पढ़ लेंगे अपन। आसानी से करो कोई चीज को, होगा क्या देखो, मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनका एक बार में सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। चलो एक बार में नहीं होगा, 2 बार में हो जाएगा। और अपन ने देखा कि अपन ने लगातार 4 बार एग्जाम दिए, 5 बार दिए, फिर भी असफल हो रहे हैं। तो उसका कारण है कि है ना, हर चीज को है ना जल्दी में करने की कोशिश की होगी, या तो आराम से तसल्ली से चलने दो। अगर 1 साल भी पर्याप्त होती है तैयारी करने के लिए, 1 साल में आराम आराम से बढ़िया पढ़ी हो जाएंगे, अखबार जैसी पढ़ेंगे हम तो 1 साल तक, ठीक है। क्या होगा, जीवन की ज्यादातर 1 साल ही तो चली जाएगी, खराब किस बात का डर है, इससे ज्यादा तो कुछ जाएगा नहीं खराब। तो हम लोग पता है इतना प्रेशर लेके चीजों को लेते हैं कि नहीं साहब, हमने तो पूरे जीवन में किसी भी साल को आज तक खराब किए ही नहीं है, हमारी तो सारी सालें परफेक्ट गई हैं। अपन देख रहे हैं तो अपन ने कितनी सालें खराब कर दी, हुई कि नहीं हुई। तो इतनी करी है तो एक बार इस तरीके से करके देख लेते हैं, क्या जा रहा, कुछ विशेष करने तो जा ही नहीं रहे। तो आसान बना के अपन चीजों को आसानी से धीरे 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 करते चले जाओ, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुमको चीजें याद कैसे हो गई और कब हो गई। तुम अपने आप पे खुद ही आश्चर्य करोगे कि यार ये तो सारी चीजें मुझे याद है। वो देखो मैंने बिल्कुल ऐसे के हलंत कोमा सहित सुना भी थी, वो भूल जाएंगी सारी की सारी, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल में अपने आप पे कर चुका हूँ, ठीक है। पहले मैंने तैयारी चालू की थी तो मैंने रट्टा मारने का तरीका अपनाया। तो शिवपुरी के बच्चे तो सब ज्यादातर तैयारी में रहते ही हैं, याद करने की कोशिश की। तो शुरू की कुछ सेक्शंस मैंने देखी, जब मटेरियल कम होता है तो उसको तो रटा जा सकता है, जैसे ही बढ़ता चला जाएगा अब वो ऊपर नीचे हुई, हिलना चालू हो गई। अगले दिन फिर लगाई ताकत, फिर रट्टा मारा, कुछ दिन बाद वो फिर हिल गई। तो मैंने सोचा कि यार इनको तो रट रट के मर जाएंगे जो नहीं हो रही याद, क्योंकि इतनी सारी सेक्शन कैसे याद करेंगे। चलो आईपीसी रट मारी पूरी, हमको याद हो गई। अब जैसे सीआरपीसी आएगी तो आईपीसी उड़ जाएगी, फिर एविडेंस आएगा तो फिर दोनों उड़ जाएंगे, फिर कॉन्टेक्ट आएगा तो फिर तो पन्ना पन्ना याद ध्यान रहेगा कि न्याय संहिता 2023 ही ध्यान है। तो ऐसे काम का क्या करेंगे कि हमने इतनी मेहनत कर ली और बचा कुछ भी नहीं। तो हमको ऐसा दिमाग लगाने नहीं है, हमें तो अखबार की तरह पढ़ना है और सिंपल सिंपल पढ़ते चले जा रहे हैं चीजों को। तो अपन ने देखा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कब बन रही है, जब बार बार चीजों को रिपीटेशन कर रहे हैं। तो तुम देखोगे कि कुछ दिन में तुम शुरू में तैयारी करोगे तो कोई चीज 2 या 3 दिन याद रहेगी, पहले 1 दिन में रहेगी। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म। तो ऐसी सेंसरी बनेगी अखबार पढ़ने वाली, पढ़ते चले जा रहे हैं, फिर वही शॉर्ट टर्म में बदल जाएगी और उसी को फिर से रिपीटेशन करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी, चीजें याद हो जाएंगी। फिर तुम देखोगे कि यार एग्जाम हॉल में हमने तो सारे क्वेश्चन सही लगा दिए, मेंस भी बढ़िया लग दिए, सिलेक्शन भी हो गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, चीजों को कठिन अपने दिमाग से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तो मैं वास्तव में ना घर से कुछ पढ़ के नहीं आया, कुछ भी पढ़ के नहीं आया, सीधी किताब उठा के लाता हूँ, तुम्हारे सामने के बैठ जाता हूँ जाके, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं सोचूं कि इसको मैं प्रिपेयर करके घर से तैयारी करके आऊं, टॉपिक को समझ के आऊं, फिर मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, तो वो स्थिति हो जाएगी शादी में खाना खाने गए थे और घर से ही खाना खा के चले गए, तो फिर भूख लगेगी और तुम सामने वाले ने चाहे इतना अच्छा बनाया हो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तुम्हारा पेट पहले से भरा हुआ है। तो मैं भी एक नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने आप पर, क्योंकि मुझे भूख लगी होगी
तो मुझे जो रस आएगा इसको पढ़ने में, वो रस मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो अपना उद्देश्य ना तो प्रसिद्धि हासिल करना है, ना टीचर बनना है। अपन को तो खुद ही इस चीज को अपन क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन वो उस पैटर्न पर काम नहीं करना कि बाकी लोग घर से तैयार करके जाएंगे टॉपिक को, फिर वो पढ़ाएंगे। तो बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वो तो सब करते ही आ रहे हैं, अपन कुछ हटके करके देखें, हो सकता है कि बेटर दे जाए। तो कठिन काय के लिए बनाना है, काय को घर से पढ़ के जाएंगे, इसकी तैयारी करके जाएंगे, फिर वो किसी को एक्सप्लेन करेंगे। हम भी साथ ही पढ़ेंगे, साथ ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अपन ने इसका नाम पहले ही रख दिया है स्टडी सर्कल। तो स्टडी सर्कल के उद्देश्य से ही चलेंगे, और अपना कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। हो गया क्लियर? अब संश्रय की अपन ने पढ़ ली, डेफिनेशन आ गई सब लोगों को अच्छे समझ में। 2.14 में अपन पढ़ेंगे क्षति। तो क्षति को ये क्या कह रहे हैं, इंजरी। क्षति से कोई अपहानि या विपरीत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। तो कितने प्रकार की क्षति की ये बात कर रहे हैं, 4 टाइप्स। शरीर की क्षति हो सकती है, मन की क्षति हो सकती है, किसी की ख्याति की क्षति हो सकती है, या संपत्ति हो। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, जंगम और स्थावर। ख्याति तो अपन समझते ही हैं, रेपुटेशन। तो 4 प्रकार की क्षति की बात कर रहे हैं, शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को। लेकिन हुई कैसे हो, अवैध रूप से कारित हुई हो। ठीक है, ऐसे किसी कार्य से घटित हुई हो जो वैध ना हो। अब इसमें देखो कि अवैध की डेफिनेशन दी है क्या कहीं, तो इसी के जस्ट नीचे दी है। तो 2.15 में डेफिनेशन काय की दे दी, इनने 2 चीजों की डेफिनेशन दे दी, अवैध की अकेले नहीं दी, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आवत। ठीक है, 2 डेफिनेशन दे दी। तो 2.15 भी पढ़े लेते हैं, फिर 2.14 पे फिर से लौटेंगे। अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द प्रत्येक उस कार्य को लागू है, कैसा कार्य होना चाहिए, जो अपराध हो। तो अवैध किसको बोल रहे हैं, ऐसा कोई कार्य जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो, जिसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया हो, मना कर दिया हो। तो विधि ने किसी कार्य को करने के लिए मना कर दी और उस कार्य को तुम करते हो, तो वो कार्य कैसा हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। ठीक है, और अपराध कैसा कार्य है, वो भी अवैध है। या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, यानी जिस कार्रवाई के लिए, जिस कार्य से आप पर सिविल दावा लाया जा सकता हो, तो वो कार्य भी कैसा माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। कि हमने बगल वाले पड़ोसी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया, तो ये कार्य कैसा हो गया, अवैध हो गया। जरूरी नहीं है क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सिविल के लिए भी आधार उत्पन्न करती हो। और कोई व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है, जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि थाने के वार्षिक अधिकारी का क्या कर्तव्य है कि वो प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करे अगर किसी के खिलाफ अपराध घटित हुआ है, और वो प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं करता, तो उसने क्या कर दिया कि विधि ने जिस कार्य की उसकी ड्यूटी सौंपी थी उसका पालन नहीं कर रहा, तो क्या कर दिया उसने, लोप कर दिया। हो गया क्लियर? अब अपन ने 14 में पढ़ा था क्षति। क्षति के 4 प्रकार पढ़े थे, शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को होना क्या चाहिए, अपहानि होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। ठीक है, और तरीका कैसा होना चाहिए, अवैध होना चाहिए। तीनों पॉइंट याद हो गए। क्षति 4 प्रकार की है, शरीर की, मन की, ख्याति की और संपत्ति की। ठीक है, कैसे कारित की हो किसी को, अवैध रूप से कारित की हो गया याद। ठीक है, ऐसे बोल बोल के याद कर लिया करो, घर पे जब घर पे अकेले में पढ़ते हो ना, ऐसे बोल बोल के पढ़ा करो। तो चीजें देखना तुमको है ना, याद होने लगेंगी और लंबे समय तक टिकेंगी, है ना, वो गूंजेंगी अंदर से। अब 2.16 में अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे न्यायाधीश। इन न्यायाधीश कौन होते हैं, देखो न्यायालय की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट थी, हमको न्यायालय पता होना चाहिए। तो न्यायालय में वो क्या कह रहे थे कि न्यायाधीश अभिप्रेत है, बताया था। तो ऐसा न्यायाधीश जो कैसा कार्य कर रहा हो, न्यायिकता का कार्य कर रहा हो। तो जब न्यायाधीश न्यायिकता का कार्य करता है, तब वो क्या बन जाता है, न्यायालय बन जाता है। ठीक है, अब ये अकेले न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या अंतर है दोनों में अपन पढ़ेंगे, न्यायालय और न्यायाधीश में क्या अंतर है।
ये भी पूछ लिया जाता क्वेश्चन, मेंस में आ जाता क्वेश्चन लिखने के लिए। और कभी तुम लोगों के सेमेस्टर में आया कि नहीं आया, हम लोगों के समय तो आया था कि न्यायालय और न्यायाधीश में अंतर बता दो, 5 नंबर में पूछ लिया उसने, 5 पॉइंट इधर से 5 पॉइंट इधर से बता दो। ठीक है, तो अपन को ऐसी तैयारी कर रहे हैं अपन की साथ साथ इकट्ठी तैयारी हो जाए, प्री की अलग करेंगे, फिर प्री निकल जाएगी तब याद आएगी अब मेंस की कर लें, मेंस निकल जाएगा तब हम सोचेंगे अब इंटरव्यू की कर लें। तो पता पड़ा कि प्री नहीं निकली तो फिर मेंस की तैयारी नहीं कर पाए, और मेंस नहीं निकला तो इंटरव्यू की नहीं कर पाए। तो एक साल तो प्री निकलेगी, एक साल मेंस निकलेगा, और तीसरी साल इंटरव्यू नहीं निकला, पता पड़ा वहीं लौट के आ गए। तो एक बार में अपन सारा काम इकट्ठा ही तो कर लें, सही है कि नहीं। अब सब्जी बना रहे हैं तो आलू भी ले आओ, मटर भी ले आओ, प्याज भी ले आए, लहसुन भी डाल लें, अपन सब चीजें तैयार कर लें। नहीं कि इस बार तो आलू अकेले बनाएंगे, अगली बार इसमें मटर डालेंगे, और फिर अगली बार अपन इसमें प्याज डालेंगे। एक बार में एक एक काम करते हैं हम तो भैया, तो सब्जी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसी पैटर्न से चलो, हो गया क्लियर। तो 216 में डेफिनेशन दी है न्यायाधीश की। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया, जिसको पदावित किया गया। तो जिनको न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया, अधिकार दिए गए। अधिकार क्या के दिए गए, न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए। तो सरकार ने उनकी नियुक्ति काय के रूप में की है, न्यायाधीश के रूप में की हो। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश है वो तो न्यायाधीश है ही है, क्या आधिकारिक तौर पर जो न्यायाधीश ना हो उसके अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है क्या। अब ये आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश हैं वो तो न्यायाधीश हैं ही, इनके अलावा ऐसे अन्य कौन से व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश हो सकते हैं। जो किसी विधिक कार्रवाई में, कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, पहली बात विधिक होनी चाहिए। अगर कार्रवाई विधिक नहीं है तो न्यायाधीश नहीं मानेंगे अपन, कार्रवाई का विधिक होना बहुत जरूरी है। जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वो सिविल हो या दांडिक हो, ठीक है, अपन दो ही कार्रवाई पढ़ते हैं अपन यहाँ, अपन काम में भी देखते हैं कि 2 तरह की कार्रवाई होती है, या तो सिविल या दांडिक। अंतिम निर्णय, तो न्यायाधीश क्या कर रहा है, निर्णय कैसा कर रहा है, फाइनल निर्णय, अंतिम निर्णय, या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए। तो अपील का आगे कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो हो गया ना अपने आप अंतिम। ठीक है, और अपील का प्रोविजन है तो अपील का निपटारा हो जाएगा ऊपर, तो अपील न्यायालय भी क्या हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा। या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए। और नीचे के न्यायालय ने आपको क्या कर दिया, न्यायालय उठने तक की सजा 500 रुपए जुर्माना दे दिया। ठीक है, अब सामने वाले वकील साहब ने, डिफेंस के वकील साहब ने उसकी कर दी अपील, और ऊपर के कोर्ट ने नीचे के कोर्ट के निर्णय को क्या मान लिया, सही मान लिया। उन्होंने बोला कि सही दिया, न्यायालय उठने तक की सजा 500 रुपए जुर्माना। तो नीचे के न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो अंतिम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो नीचे के जज साहब कौन हो गए, यहां से न्यायाधीश हो गए, या अपील का प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर नीचे के न्यायालय का निर्णय फिर अंतिम वही है ना, तो तब भी वो न्यायाधीश हो जाएंगे। ये बात कर रहे हैं, नहीं वो क्या करें, आधिकारिक तौर पर जो न्यायाधीश है वो तो आ ही गए, ये किसी और की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश हैं वो तो सारे न्यायाधीश हैं, आगे क्लियर। ये तो अन्य अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, उनके अलावा। और आप जो प्रश्न पूछ रही हो किसकी बात कर रही हो, जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना, क्योंकि पीछे की चीज छोड़ा है इसलिए हिलने लगे, अपने पिलर हिलने नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हिले तो वापस चेक कर लो जाके कहां गड़बड़ी कर रहे हो गया क्लियर। तो ये अन्य की बात कर रहे हैं जो विधिक कार्रवाई में कोई ऐसा निर्णय दे रहे हैं, जिनको ऐसा निर्णय देने के लिए क्या किया गया, प्राधिकृत किया गया है, जो अंतिम हो जाए या अपील के बाद अंतिम हो जाए। जो उस व्यक्ति निकाय के रूप में एक हो, और अकेले न्यायाधीश साहब नहीं बैठे, तो कई सारी क्या बैठी है, बेंच है, 2 या 3 लोगों की बेंच है। जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, तो वो भी न्यायाधीश है। ठीक है, जिनको ऐसा निर्णय देने के लिए कानून ने सख्त किया हो। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन और दे दिया उन्होंने। ठीक है, इनने आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की है।
किसी आरोप के संबंध में, अब आपके ऊपर क्या लगाया, कोई आरोप लगाया, चोरी का आरोप लगाओ, लूट का लगाओ, ये जो भी आरोप लगाओ, किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं कि आप पर जिस चीज का आरोप लगाया गया है उस आरोप के लिए क्या ट्रायल के बाद वो आपको क्या कर सकते हैं, या तो आप पर जुर्माना आरोपित कर सकते हैं या कारावास की सजा दे सकते हैं, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो। क्या माना जाएगा, न्यायाधीश। हो गया क्लियर। अब 2:17 में अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे जीवन की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ लो एक बार, जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, वो तो पढ़ने के लिए बताया उन्होंने। जीवन से जब तक कि संदर्भ से विपरीत प्रतीत ना हो किसी मानव का जीवन अविपरीत है। तो मनुष्य के जीवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जीवन कब तक है, जब तक जिंदा है, मर जाएंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2:18 में बात की गई है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि कौन से होती है, लोकल लॉ जो होती है, जैसे एमपी एलआरसी है, अकोमोडेशन एक्ट है, और भी कई सारे लॉ है। स्थानीय विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है। अब जैसे एमपी एलआरसी मध्य प्रदेश में लागू, ठीक है, तो ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में लागू एमपी एलआरसी तो तुम पूरे भारत में लागू करने चले जाओ। ये विशिष्ट विधि काय के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए। हो गया क्लियर। इंपोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही पढ़ते जाना, मैं बोल दूंगा जो इंपोर्टेंट होगा। 2:19 में डेफिनेशन दी है पुरुष की। पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है, ठीक है, उसकी कोई भी आयु। तो अपन ने एक पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी बालक की। तो बालक कौन होता है, जो 18 साल से कम का होता है। अब क्या 18 साल से कम वाला जो बालक है वो बालक के साथ पुरुष भी हो सकता है क्या, तो हो सकता है भैया, क्योंकि इनने क्या कह दिया, किसी भी आयु का, आयु डिफाइन नहीं की, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे वो 80 साल का हो गया क्लियर। 2:20 में डेफिनेशन दी है मास की और वर्ष की। मास का मतलब तो अपन समझते हैं महीने। जहां कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है, ठीक है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से गिनेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा होता, अपन तो ये जानते हैं ब्रिटिश कैलेंडर ही, ठीक है, तो अपन तो उसी की बात कर लो। ग्रेगोरियन जो होता है अपन को जरूरी नहीं है पता करना, हाँ, तो किसी ने बनाया हो, अपने लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। अपन तो बस इतना सा पढ़ लो समझने के लिए, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना तर्क उतर करने, क्योंकि अपने लिए जो महत्वपूर्ण है काम में जो चीज आएगी अपन उन्हीं पे ज्यादा ताकत लगाएंगे। 2:21 में डेफिनेशन दी है जंगम संपत्ति की। जंगम संपत्ति का मतलब क्या हो गया, और से हिंदी में पढ़ लो चल संपत्ति, और अंग्रेजी में पढ़ लो तो और अच्छे समझ में जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, जिनको हटाया जा सके। जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो, यानी भूबद्ध का मतलब है भूमि से जुड़ी हुई है, या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, ठीक है। भूमि में कोई चीज है जिससे स्थायी रूप से क्या है, जकड़ी हुई है, वो के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। तो इनने ये वाली डेफिनेशन में ये नहीं बताई कि जंगम संपत्ति कौन सी होती है, जंगम संपत्ति की डेफिनेशन नहीं दी है इनने, तो ये संपत्ति की डेफिनेशन क्या की दे दी, लग रहा है कि अचल संपत्ति की दे दी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं अचल संपत्ति की भी नहीं मानना इसे, क्योंकि उनने नहीं कही कि अचल संपत्ति की परिभाषा, उन्हें तुमसे पूछा कि अचल संपत्ति की डेफिनेशन कहां दी है, और तुम ओटी में आंसर लगाया 2:21। क्या सही है, आप ही पढ़ लो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में भी सही लिखा रहता, ठीक है। जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो। तो भूमि क्या होती है अगर आपसे पूछा है तो जंगम संपत्ति नहीं होती, ये आंसर देना अपन को, ठीक है। भूमि जंगम संपत्ति नहीं है। कोई चीज अगर भूमि से भूबद्ध है, जुड़ी हुई है, जैसे पेड़ है, तो ये भी क्या होंगे, जंगम संपत्ति नहीं होंगे। या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है तो वो भी नहीं होगी, ठीक है। के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है, यानी इनको छोड़ के जो बची वो सब जंगम संपत्ति। तो अब किसी भी चीज को उठा के, जैसे टेबल है,
अब ये भूमध्य तो है ही नहीं, ना भूमि ने इसको पकड़ रखा, न जकड़ रखा, न भूमि से किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है। अब जिस मेज को अपन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज, ठीक है। अब ये मत कहने लगना हम अटैची से पेड़ उखाड़ लेंगे और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, हिसाब होगा ही वो तो। हो गया क्लियर? अब 2:22 में डेफिनेशन दी है वचन की। जब तक कि संदर्भ से विपरीत प्रतीत न हो, एक वचन के द्योतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होते हैं और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आते हैं। तो इन्हें कह दी सिंगुलर में प्लूरल शामिल है, प्लूरल में सिंगुलर शामिल है, ठीक है। हो गया क्लियर? इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही देखते चलो। 2:23 में दिया है डेफिनेशन शपथ की, ओथ। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किए जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत किया गया हो आता है। अब शपथ किसके समक्ष की जा रही है? लोक सेवक के समक्ष। या कहां की जा रही है? न्यायालय में की जा रही है। ना तो लोक सेवक के समक्ष हो रही और ना न्यायालय में हो रही, तो अन्यथा कहीं हो रही हो तो काय के लिए हो रही हो? सबूत के प्रयोजन के लिए। तो शपथ कहां कहां हो सकती है? न्यायालय में हो सकती है, लोक सेवक के समक्ष हो सकती है, इसके अलावा कहां हो सकती है? तो अन्यथा किसी अन्य दूसरी जगह सबूत के प्रयोजन के लिए जिसका उपयोग किया जाना विधि ने अपेक्षा की है या आपको ऐसा करने के लिए ऑथराइज किया हो गया क्लियर? तो शपथ अगर मैं पूछूं तो कहां कहां हो सकती है? न्यायालय में हो सकती है, लोक सेवक के समक्ष हो सकती है, या अन्यथा भी किसी दूसरी जगह हो सकती है जहां सबूत के उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जाना हो। और ऐसा करने के लिए आपको विधि ने अपेक्षा की है या ऑथराइज किया, प्राधिकृत किया। हो गया याद? ठीक है, ऐसे घर पे बैठ के याद किया करो, पढ़ा करो। जब पढ़ा करो तो ऐसा पढ़ा करो कि खुद को ही पढ़ा रहे हो, ठीक है। खुद ही स्टूडेंट बन जाओ, खुद ही टीचर बन जाओ, और खुद को जितने आसानी से समझा सकते हो उतने समझाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम समझ जाओगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। डिफिकल्टी कहाँ है कि तुम खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम अपने काम को क्या कर रहे हो? कठिन कर रहे हो, अन्यथा कोई कार्य कठिन है ही नहीं। तो रुकावट सारी कौन पैदा कर रहा है? तुम कर रहे हो। इसी क्षेत्र में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में अपन अपनी मर्जी से ही जाना ओवर थिंकिंग करके कठिन बना लेते हैं चीजों को। समझना कितना है, सोचना कितना है, उससे ज्यादा समझ बैठे। क्योंकि इस डेफिनेशन खंड को पढ़ना चालू किया था तो इन्होंने देखा पहले ही क्या लिख दिया तुम्हारे दिमाग को सोच के, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। उनने पहले ही रोक दिया, ज्यादा मत सोच लेना, ठीक है। वो तुमसे स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं, उनको डर है इस बात का कि तुम ज्यादा सोच लोगे, और ज्यादा सोचोगे वहीं से ही गड़बड़ होना चालू हो जाती है। हो गया क्लियर? अब 2:24 में डेफिनेशन दी है अपराध की, ठीक है। तो अपराध की डेफिनेशन कहां दी है? बस इतना याद होना बहुत जरूरी है कि आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध की डेफिनेशन कहां दी है? तो 2 के खंड 24 में दी है। नंबर याद करना है, इसका अंदर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं आप लोगों को। उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं को छोड़कर, तो ये कौन कौन सी छुड़वा रहे हैं? उपखंड का की और खा की। अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। तो अपराध क्या है? जिसको इस संहिता में दंडनीय बना दिया गया। किसको? आपकी किसी बात को या कार्य को। तो जिसको संहिता ने दंडनीय बनाया है वो सब क्या है? अपराध। तो जिनको संहिता ने दंडनीय नहीं बनाया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब इसको अंदर आप पढ़ लेना, पढ़ने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। इतनी डेफिनेशन पर्याप्त है कि अपराध की डेफिनेशन 2:24 में दी है, और जिसको इस संहिता ने दंडनीय बना दिया गया हो वो सब अपराध है। हो गया? और अंदर फालतू एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारी धाराओं के नंबर दिए हैं और वो आपको याद भी नहीं रहेंगे, ना याद होंगे, भूल जाओगे, कहां तक रटोगे, क्योंकि समझने की कोई चीज है नहीं जो टिकेगी, और रट्टापन को मानना नहीं है। और एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो, ठीक है। 2:25 में डेफिनेशन दी है लोपो, लोप की डेफिनेशन दी है, ओमिशन।
लोपों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक लोप का, चाहे एक लोप किया हो या कई सारे लोप किए हो, वो सब काय में आएंगे, लोप की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने डेफिनेशन दे दी थी ना, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है, बहुवचन के अंतर्गत एक वचन आता है। तो चाहे एक लोप किया हो चाहे कई सारे लोप किए हो, वो सब क्या माने जाएंगे, लोप माने जाएंगे। हो गया क्लियर? लोप मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध था किसी कार्य को करने के लिए, उसने उस कार्य को नहीं किया तो वो लोप हो गया। हो गया क्लियर? 226 में डेफिनेशन दी है व्यक्ति की। व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी, तो कंपनी कौन हो गई, व्यक्ति हो गई। संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं आता, तो ये कह रहे हैं निगमित का मतलब सरकारी हो। निगमित को क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में, देख लेना जरा। इनकॉर्पोरेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटिव हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, ठीक है। तो व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी शामिल है, संगम भी शामिल है, व्यक्तियों का निकाय भी शामिल है। तो निर्जीव चीजें भी क्या व्यक्ति हो सकती हैं? कंपनी क्या निर्जीव ही तो है, ठीक है। तो वो भी क्या हो सकती है, कंपनी हो सकती है। एक व्यक्ति की जगह कई सारे व्यक्ति हैं तो वो भी क्या आएंगे, व्यक्ति माने जाएंगे। कोई व्यक्तियों का संघ है या समूह है या संगम है, या इकट्ठे हो जाते हैं व्यक्ति, तो वो भी क्या माना जाएगा, व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही समझ लो, पूछने का एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। 227 में डेफिनेशन दी है लोक की। लोक के अंतर्गत लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे कई सारे व्यक्ति हो। हो गया क्लियर? 228 में डेफिनेशन दी है लोक सेवक की, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, लोक सेवक क्या होता है। हो गया क्लियर? क्योंकि अपन 353 एक देखते हैं ना, धारा लगाई जाती है 353 पब्लिक सर्वेंट के लिए, ठीक है। 186 लगाते हैं लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना। अब लोक सेवक को उपपति कारित कर दें या गौरवपति कारित कर लें, उसके लिए अपन पढ़ते हैं 332 333 पुरानी आईपीसी में पढ़ते थे ना, ठीक है। तो अपन जब चीजों को यही तो बताएंगे कि ये लोक सेवक था या नहीं था, और कौन लोक सेवक होता है कौन लोक सेवक नहीं होता। लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति विपरीत है जो निम्नलिखित वर्णों में से किसी के अधीन आता है। अब ये वर्णन दिए हैं, कहां से कहां तक दिए हैं, का से लेकर टा तक दिए हैं। टोटल इनकी संख्या गिनो कितने हो रहे हैं, ये कितने वर्ग हो रहे हैं। पहले तो 12 होते थे, अब पता नहीं बदल गए हो, तो बीएनएसएस मैंने भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ आपके साथ ही। 11 हो रहे हैं। अब चलो हम पढ़ते जाते हैं। अब इसको है ना रटना मत, ठीक है। तो इसको रटने की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हम एलएलबी की परीक्षा देते हैं ना जो सेमेस्टर में, वो जरूर लोक सेवक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अन्यथा और एग्जामों में नहीं पूछते ऐसे, ठीक है। समझते जाना केवल। सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी यानी कमिश्नर, सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी कौन होता है, लोक सेवक होता है। हो गया क्लियर? प्रत्येक न्यायाधीश, तो न्यायाधीश भी कौन होता है, लोक सेवक होता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्यायिक निर्णय कृत्यों का चाहे अकेले व्यक्तियों के निकाय के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, तो चाहे अकेले न्यायाधीश साहब हो चाहे बेंच के रूप में हो, तो ये सब क्या माने जाएंगे, लोक सेवक। तो न्यायाधीश लोक सेवक होता है या नहीं होता है, ठीक है। वो उससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं पूछने वाले कि नौसेना, सेना और वायुसेना का आयुक्त तो लोक सेवक होता है कि नहीं, न्यायाधीश की जरूर पूछ सकते हैं ओटी के रूप में, ठीक है। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, चाहे वो समापक हो, रिसीवर हो, कमिश्नर हो, ये सब क्या माने जाते हैं, लोक सेवक माने जाते हैं। अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़े, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य भी कौन होता है, लोक सेवक होता है।
तो ये पढ़ लेना, पंचायत का सदस्य लोक सेवक होता है या नहीं होता, तो होता। शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ते जाना, शॉर्ट शॉर्ट में चीजें याद रहें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी ओटी बन सकती है। प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया हो, तो कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति भी क्या हो सकता है, लोक सेवक हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने, ठीक है, गिरफ्तार करने के लिए या रखने के लिए सशक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति भी कौन होता है, लोक सेवक होता है। तो पुलिस भी क्या हो जाएगी, लोक सेवक हो जाएगी। सरकार का प्रत्येक अधिकारी वो भी क्या हो जाएगा, लोक सेवक हो जाएगा। अंदर मत पढ़ना, याद ही नहीं होगा, इतना याद भी नहीं कर पाओगे, अपन को ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं है। अपन तो चाह रहे हैं कम से कम मेहनत में सिलेक्शन ले लें, या कम से कम मेहनत में हमारा काम चल जाए, क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं बनना, हमको तो अपना उद्देश्य प्राप्त करना है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि इतना तो याद हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर पाएगा याद, अपन क्या कर पाएंगे। तो जो कोई नहीं कर पाएगा उस काम में मेहनत मत लगाओ, जो सब कर लें उसी में लगा लेंगे, ठीक है। वो सब कर लेंगे उसमें भी अपन बेस्ट तरीका लेके चले जाएंगे, तो सफलता मिल जाएगी। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते या कर्तव्यों की भी सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करता हो, प्राप्त करता हो, तो रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, लोक सेवक हो जाता है। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्यों की किसी की ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, सर्वेक्षण करे, ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, लोक सेवक होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, अभी निर्वाचक नामावली बन रही थी ना, SIR फॉर्म भरे हो रहे थे, तो वो सब भी कौन है, लोक सेवक। ऐसा ना हो कि वो तो तुमसे पूछने आया कि साहब वोटर ID में तुमने फॉर्म भरा कि नहीं, तुम्हारी आई हुई कि नहीं, एड्रेस चेंज हो गया, तो तुमने उनकी लगा दी पिटाई, लग जाएगी 353, ठीक है। नहीं तुम कहने लगोगे तुम लोक सेवक कैसे हो गए, तुझे कह रही है कि जो लोक सेवक है। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में, तो जो सरकार की सेवा कर रहा है, सरकार से वेतन प्राप्त कर रहा है, ऐसे व्यक्ति भी कौन है, लोक सेवक है। या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस मिल रही हो जैसे, या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, तो वो भी क्या हो गया, लोक सेवक मिल गया। साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड में यथा परिभाषित छोड़ दो, इसे कोई मतलब नहीं है, और इसके स्पष्टीकरण आप लोग पढ़ लेना, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, सिंपल पढ़ लेना। इसका रजिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं अपन अकेला, अगर ने अलग से रजिस्ट्रेशन दिया है और इसमें केवल एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये इसे पढ़ लेते हैं। नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है, ठीक है, तो नगर पालिका का कमिश्नर इसने क्या माना है, लोक सेवक माना है। हो गया क्लियर। अब कई सारे संविधान में पढ़ा होगा, तो संविधान में प्रश्न पूछा जाता है ना कि लोक सेवकों से संबंधित जो चीजें, तो कई सारे केस लॉज आ गए थे, चीजें पलटती रहती हैं, कभी इस केस में इसको मान लिया गया, राज्य की डेफिनेशन में नहीं मान लेते थे, ये कंपनियां राज्य होंगी, फिर अगले मान लिया नहीं होंगी, फिर होंगी, फिर नहीं होंगी, इतने सब में नहीं पढ़ना, ठीक है। हमारा तो बेसिक्स से काम चल जाएगा और बेसिक्स से सिलेक्शन हो जाता, ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो कम से कम चीजों को बार बार पढ़ने से सफलता मिलती है, ज्यादा पढ़ने से नहीं मिलने वाली, क्योंकि ज्यादा तो हमारी मेमोरी रख ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो पढ़ाई के अलावा हमें भी तो और भी तो काम है, घर के भी काम है, मित्रों के भी काम है, औरों के भी काम है, नहीं तो जी घूमती रहेगी, वो सब हमसे दूर हो जाएंगे। तो वो भी बने रहे और पढ़ाई भी बनी रहे और नौकरी भी लग जाए और हमारा काम भी हो जाए और बढ़िया वकालत भी चल जाए, नहीं एक चीज को पाने के चक्कर में दूसरी चली जाएगी। हो गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मेरा उद्देश्य है कम से कम मेहनत में सफलता, और कम से कम पढ़ेंगे और आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन अपना उद्देश्य है कि हम पढ़ना सीख लें अच्छे से, कि हमें किसी की आवश्यकता ना पड़े। हो गया क्लियर। 2:29 में दिया है विश्वास करने का कारण, ठीक है। अब हम किसी चीज पे विश्वास कर रहे हैं, किसी व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने है ना इनको भैया को ही दे दिए 10,000 रुपए, अब ये मेरे पैसे नहीं लौटा रहे, तो मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि तुमने उन्हें 10,000 रुपए दिए, तो मैं ये कह दूंगा वो मेरे मिलने वाले हैं, ये मेरे साथी एडवोकेट हैं, इसलिए मैं उन्हें जानता हूँ, रोज मिलता रहता हूँ, मेरे पैसे तो ही ना खाएंगे, तो ये कारण बन गया कि मैं इनसे रोज मिलता हूँ।
ये यही प्रैक्टिस करते हैं, ये मैं जानता हूँ इन्हें, तभी बनेगा विश्वास। अब मैं कहने लगूं कि नहीं मैं तो पहली बार ही मिला था, उन्होंने मांगे तो मैंने दे दिए, तो ये कोई कारण हुआ क्या? ठीक है, तो अपन चेक बाउंस के केसों में देखते हैं कि नहीं देखते, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए कि भैया ऐसे कौन से तुम्हारे संबंध थे कि तुमने इनको 1 लाख रुपया उधार दे दिया, क्या कारण था, ऐसी क्या जान पहचान थी, इनकी क्या आवश्यकता थी और जिसकी वजह से तुमने इनकी मदद की। हो जाएगा क्लियर। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात को विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। तो कारण कैसा होना चाहिए? पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए, कोई हल्का फुल्का नहीं कि वो काला कोट पहनते हैं वकील साहब, मैं भी काला पहनता हूं इसलिए दे दिए। ठीक है, ये कोई कारण नहीं हुआ कि वकील साहब भी काला कोट पहनते हैं, मैं भी काला कोट पहनता हूं इसलिए मैंने उनको पैसे दे दिए। तो जज साहब विश्वास नहीं करेंगे तुम्हारी बात। ठीक है, कोई ठोस कारण होना चाहिए कि मेरी कई दिनों की मुलाकात थी, हम लोग एक दूसरे से कई सालों से परिचित हैं, मैं इनको पैसे देते आ रहा हूँ, ये पूर्व का पैसा लौटाते आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस बार इनको बढ़ा के पैसा दे दिया। हो गया क्लियर। तो विश्वास करने के लिए ठोस कारण होना जरूरी है। 2:30 में दी है डेफिनेशन विशेष विधि की। ठीक है, स्थानीय विधि की तो अपन ने पढ़ ली। ठीक है, और विशेष विधि की जाती है। अब ये मत कहने लगना सामान्य विधि की नहीं दी इनने, क्यों साहब विशेष की तो दे दी, सामान्य की क्यों नहीं दी? तो नहीं दी तो मत देना, अपन देखेंगे आगे जाके। हो गया क्लियर। तो विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती हो। स्पेशल लॉ है, जैसे ST/SC है, पॉस्को है, जुवेनाइल एक्ट है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब 2:31 में डेफिनेशन दी है मूल्यवान प्रतिभूति की। अभी तक अपन ने जितनी डेफिनेशन पढ़ी है उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेफिनेशन है मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक है, अभी तक जितनी पढ़ी है। ये LLB के लिए भी है, जब सेमेस्टर की परीक्षा देते हैं तो मूल्यवान प्रतिभूति का पूछ लिया था टिप्पणी। प्री के लिए भी इंपोर्टेंट है, इसका नंबर याद कर लेना, 2:31वें नंबर पे दिए नंबर पूछते हैं 2:31 पे। और डेफिनेशन क्या है इसको अपन अच्छे से पढ़े। मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है। अब देखना दस्तावेज की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली, तो मूल्यवान प्रतिभूति वही होगी जो दस्तावेज है। तो क्या सारे दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति होंगे कि नहीं होंगे? तो इनने क्या बोल दिया, ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है। अब आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो मूल्यवान प्रतिभूति बन जाएगा। ठीक है, तो दस्तावेज होना जरूरी है। तो दस्तावेज बड़ा शब्द है, मूल्यवान प्रतिभूति कैसा हो गया, छोटा शब्द है। दस्तावेज में मूल्यवान प्रतिभूति शामिल है, मूल्यवान प्रतिभूति में दस्तावेज शामिल नहीं है। एक अंतर तो यही हो गया। ठीक है, तो अंतर बनाना भी सीखो कि अंतर बनाए कैसे जाते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, अपन खुद ही अंतर बनाना सीखो। कैसे कैसे अंतर बनाने के, 4 अंतर पूछ लिए 4 नंबर के, तो एकदम कैसे बनाए, दिमाग क्लिक करना चाहिए। हर चीज को रटने के लिए नहीं बैठा करें 20 में से रट लेंगे, वो नहीं करना अपन को। तो ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है। ठीक है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित किया जाता हो। जिसके द्वारा अपन ने क्या किया है, कोई विधिक अधिकार का सृजन किया। ठीक है, बनाया किसी विधिक अधिकार को, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित किया गया हो, विस्तृत किया गया हो, यानी किसी विधिक अधिकार को बढ़ाया गया हो। सृजित का मतलब अपन समझ ले जिसकी उत्पत्ति की गई हो। विस्तृत का मतलब क्या है, बढ़ाया गया। किस चीज को बढ़ा रहे हैं, विधिक अधिकार को ही बढ़ा रहे हैं। अंतरित किया गया हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया हो। प्रॉपर्टी अपन ट्रांसफर करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, ठीक है, उसके जो भी करते हो, सिविल की तुम्हें ज्यादा नॉलेज होगी। काय से करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर? मैंने मेरा मकान किसी दूसरे को देना है, विक्रय पत्र के माध्यम से करते हैं, एग्रीमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, रजिस्ट्री करा के कर सकते हैं। तो जो विधिक अधिकार आपको थे उनको आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को ट्रांसफर कर रहा है। तो वो दस्तावेज कैसा हो जाएगा, मूल्यवान प्रतिभूति हो जाएगा। या किसी दस्तावेज के माध्यम से विधिक अधिकार किसी में सृजित कर दिए, आपने पैदा कर दिए, बढ़ा दिए, निर्बंधित कर दिए। निर्बंधित का मतलब क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिए। ठीक है,
निर्बंधन डाल दिए। निर्वापित का मतलब है किसी चीज को त्यागना। इंग्लिश में और देख लेना इसके निर्वापन का मतलब प्रॉपर क्या है। निर्वापित कर दी हूं या छोड़ दी हूं, जिसके माध्यम से आपने अपने विधिक अधिकारों का त्याग किया हो, तो वो भी क्या हो जाएंगे, मूल्यवान प्रत्याभूति हो जाएंगे। या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृति करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार को नहीं रखता। तो जिस दस्तावेज के माध्यम से आप ये एक्नॉलेजमेंट करते हो या अभिस्वीकृति करते हैं कि मैं फलाने फलाने विधिक दायित्व स्वीकार करता हूं, ठीक है, कि मैं इन विधिक दायित्व का पालन करूंगा, या मैं फलाने फलाने विधिक अधिकारों को नहीं रखता हूं, अगर आपने किसी दस्तावेज में ये चीज लिखी है तो वो भी क्या है, मूल्यवान प्रत्याभूति। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका याद करने का अपन क्या कहेंगे कि मूल्यवान प्रत्याभूति कौन होते हैं, दस्तावेज ही होते हैं। लेकिन ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से विधिक अधिकारों का हम क्या कर रहे हैं, या तो सृजन कर रहे हो, या विस्तृत कर रहे हो, या अंतरित कर रहे हो, या निर्बंधित कर रहे हो, या निर्वापित कर रहे हो, या छोड़ रहे हो। या कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति इस बात को क्या कर रहा है, अभिस्वीकार कर रहा है। अभिस्वीकार का मतलब क्या हुआ, खुद ही स्वीकार कर रहा है। किस चीज को स्वीकार कर रहा है, कि फलाने फलाने विधिक दायित्व का पालन मैं करूंगा, या मैं फलाने फलाने विधिक अधिकार नहीं रखता हूं। हो गया याद। तो मैं तुम्हारे साथ साथ मैं भी याद करते जा रहा हूं और तुमको भी बता रहा हूं कि अपन को कैसे याद करना। तो अपन साथ ही साथ पढ़ रहे हैं, अपन आमने सामने, मैं भी पढ़ रहा हूं तुम भी पढ़ रहा हो। पुस्तकालय का यही तो मतलब है। पुस्तकालय में यही तो होता है कि सब मिलके साथ में पढ़ते हैं, अपना उद्देश्य ही है इस कोचिंग का। ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि आप किसी विधिक दायित्व के अधीन हो जाते हो ज्वाइनिंग लेटर से, और त्याग पत्र दे दोगे तो विधिक अधिकार का क्या कर दोगे, रिजाइन दे दिए, वो भी हो जाए। कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। दृष्टांत का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र के अधिकार को क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, आपने विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख दिया और सामने वाले को किसको दे दिया, धारक को दे दिया। अब वो उस विनिमय पत्र के माध्यम से उसको जो पैसा उसमें लिखा होगा वो उसको मिल जाएगा। तो तुमने जो पैसा निकालने का अधिकार तुम्हारे पास था, तुमने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सामने वाले को। तो तुम्हारा अधिकार किसके पास चला गया, सामने वाले के पास चला गया। तो विनिमय पत्र भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूल्यवान प्रतिभूति हो जाएगा। ये तो एक उदाहरण दिया है विनिमय पत्र का, कई सारे दस्तावेज हो सकते हैं जैसा बनाना चाहो। हो गया क्लियर। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, मूल्यवान प्रतिभूति की डेफिनेशन इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। 232 में डेफिनेशन दी है जलयान की। जलयान से कोई चीज अभिप्रेत है जो मानवों के लिए या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है। तो उद्देश्य क्या है, जल के माध्यम से प्रवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ऐसी कोई भी वस्तु अभिप्रेत हो सकती है जिसके माध्यम से मानव या संपत्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जरूरी नहीं है कि वो जहाज ही के लिए बात कर रहे हैं। ये तो तुम लकड़ी के तख्ते पे भी अगर मनुष्यों को डाल के ले जाओ या वस्तुओं को ले जाओ तो वो भी जलयान माने जाएंगे। लेकिन पढ़ना मत, इंपोर्टेंट नहीं है, ये तो मेहनत करने लग जाओ उसमें। ठीक, ये कई बार समझ लेना बहुत है। 233 में डेफिनेशन दी है स्वेच्छा की, वॉलेंट्री। इंपोर्टेंट है ये डेफिनेशन भी। स्वेच्छा क्या होती है, एक इच्छा तो अपन ने पढ़ी है, और ये बात किसकी कर रहे हैं, स्वेच्छा की। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को बात करें अपन रिजल्ट को, कोई व्यक्ति किसी रिजल्ट को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका इंटेंशन था। तो किसी रिजल्ट को आपने काय से प्राप्त किया है, किन्हीं साधनों के माध्यम से, और उन साधनों का उपयोग करना आपका क्या था, इंटेंशन था। ठीक है, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह नॉलेज रखता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभव है। जैसा कि मैं हाथ में पिस्टल ले लूं और उसमें मैंने राउंड डाल दिए और गोली चला दी सामने वाले पे, तो सामने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा,
तो अब मैं ये कहने लगा कि साहब मेरी तो इच्छा नहीं थी कि मैं सामने वाले में गोली मार दूं, ये नहीं चलेगा, आपका बचाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि साहब मेरी इच्छा थी नहीं। तो भैया तुम्हें नहीं पता था कि गोली इसमें डालोगे पिस्टल में और जिसको ट्रिगर को दबाओगे तो सामने वाला मरेगा, तो ये भोलापन तुम्हारा कोर्ट में काम नहीं करने वाला। तो चाहे जिन साधनों को उपयोग में ला रहे हो उनको इस इंटेंशन के साथ ला रहे हो या नॉलेज के साथ ला रहे हो कि इनसे ये परिणाम कारित हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मैं तलवार किसी की गर्दन पे मारूंगा तो आदमी नहीं मरेगा, कि क्यों, कि मेरे पास तो ये कला है कि तलवार गर्दन पे जाती है और अपने आप फूल बन जाती है। ठीक है, तो ये वाले बहाने बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि स्वाभाविक बात है तलवार चलाओगे तो आदमी की गर्दन कटेगी कटेगी, तो ये माना जाएगा कि आपने सामने वाले की हत्या कारित की है, ये बचाव नहीं चलेगा। हो गया क्लियर? अब इसमें एक इलस्ट्रेशन दे दिया इनने, ठीक है, तो हमेशा देखना जब है ना किसी चीज का ये इलस्ट्रेशन दे के अगर किसी चीज को पढ़ाएं या किसी सेक्शन को बताएं तो ये मान के चलना वो अपने आप में वो कह रहा है लेखक कि ये इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज। तो मैं ये भी तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुमको ये खुद पता चले कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कौन सी इतनी महत्वपूर्ण नहीं बन रही, क्योंकि स्पष्टीकरण दे दिए, इलस्ट्रेशन भी दे रहे हैं, तो उनका उद्देश्य है कि इस प्रॉपर चीज को, प्रॉपर धारा को आपको अच्छे से समझाना। तो उन्हीं पे तो क्वेश्चन पूछेंगे कि ये अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो आप खुद ही बताने लगोगे कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, क्या एग्जाम में आएगी क्या नहीं आएगी। तो धीरे धीरे तुम्हारी तैयारी ऐसी होती जाएगी। हो गया क्लियर? काल लूट को सुकर, सुकर का मतलब अपन पढ़ लें आसान, ठीक है, सुकर का मतलब क्या हो गया? आसान। काल लूट को आसान बनाने के प्रयोजन, प्रयोजन को यहां बोल दें अपन उद्देश्य, ठीक है, आप तो अपनी भाषा में बना लिया करो चीजों को। काल लूट को आसान बनाने के उद्देश्य से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगा देता है, यानी कोई बड़ा शहर है और उसका उद्देश्य क्या है कि मैं शहर में आग लगा दूंगा तो मैं लूट आसानी से कारित कर लूंगा, क्योंकि आग लग जाएगी तो लोग काय में लग जाएंगे उसको आग को बुझाने में। ठीक है, उस दौरान मैं क्या कर लूंगा, छीने झपटी करके कोई चीज से लूट कर लूंगा। रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, और उसका उद्देश्य क्या था? लूट करना। मृत्यु कारित करने का इंटेंशन नहीं था भैया उसका, लेकिन उसने काम क्या किया? आग लगा दी पूरे शहर में। उसने कहा शहर में आग लगा दूंगा तो उससे मैं लूट आसानी से हो जाएगी, लेकिन वो आग से क्या मर गया? एक व्यक्ति मर गया। यहां काका आज से भले ही मृत्यु कारित करने का नारा हो और वह दुखी भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह जानता था या उसकी संभावना थी कि आग लगाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित। ठीक है, तो उस पर हत्या के लिए विचारण हो जाएगा। ये बचाव नहीं होगा कि साहब मेरा इंटेंशन तो था नहीं और तुम कह रहे हो हत्या के लिए इंटेंशन होना जरूरी है। हो गया क्लियर? अब 2:34 में अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे बिल की। बिल से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। तो वसीयत होती है वो क्या होती है? बिल बोला जाता, वसीयती दस्तावेज को मत पढ़ना, इंपोर्टेंट नहीं है ऐसी। 2:35 में महिला की डेफिनेशन दी है, तो महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। ठीक है, अब 2:36 सदोष अभिलाव अपन ने पढ़ लिया था पहले, और 2:37 सदोष हानि अपन ने पढ़ ली। देखो सदोष अभिलाप भी इंपोर्टेंट है और सदोष हानि भी इंपोर्टेंट है, ये दोनों पे अच्छे से और पढ़ लेना, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। अब अपन ने 2:38 छोड़ दी थी, सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, कि कब कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई सदोष अभिलाप प्राप्त किया है या सदोष हानि उठाई है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया 2:38 में, कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है यह तब कहा जाता है या ये तब बोला जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है। सदोष को मान लो कि गलत तरीके से किसी चीज को रख ली, और तब भी जबकि वह गलत तरीके से अर्जित करता है। ठीक है, आपने किसी की चीज को गलत तरीके से अपने पास रख लिया या गलत तरीके से आपने किसी चीज को क्या कर लिया? अर्जित किया।
कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है। अभिलाप का मतलब है किसी चीज को प्राप्त करना या रखे रहना। तरीका कैसा है? गलत, सदोष तरीके से। तो गलत तरीके से किसी चीज को प्राप्त करना या रखे रहना, ये क्या हो जाएगा? सदोष अभिलाप प्राप्त करना माना जाएगा कि आपने गलत तरीके से किसी चीज को प्राप्त किया, यानी गलत तरीके से आपने किसी चीज का लाभ ले लिया। ठीक है, अभिलाप का मतलब क्या कह रहे हैं? ये स्वयं के लाभ की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति को सदोष अलग रखा जाता है। आपने किसी संपत्ति से किसी व्यक्ति को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, जिसकी संपत्ति थी उससे आपने क्या कर दी? उसकी संपत्ति से उसको अलग कर दिया। और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष गलत तरीके से वंचित कर दिया आपने, आपके कारण उसको वो संपत्ति नहीं मिल पाई, या जिसकी जो संपत्ति थी उससे उसको दूर कर दिया, तो ये माना जाएगा कि आपने सामने वाले को क्या किया है? सदोष हानि कारित कर दी है, और आपके इस कार्य से उसने सदोष हानि उठाई है। तो सदोष हानि किसको दे रहे हैं? सामने वाले को। और सदोष अभिलाप किसको दे रहे हैं? खुद को। पकड़ रहे हैं इन चीजों को? ऐसी बारीकी से पकड़ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। हो गया क्लियर? और जरूरी नहीं है कि है ना इसी भाषा में अपन पढ़ें, जो भी अपन को भाषा अपने लिए अच्छे से समझ में आती हो उस भाषा में पढ़ लो। जरूरी नहीं हिंदी में ही समझें। हम तो और कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल गांव की भाषा में भी अगर हमको समझ में आती है, बिल्कुल देसी में, तो देसी में पढ़ लो। क्योंकि हमें किसको समझाना है? खुद को समझाना है, किसी दूसरे को नहीं ना समझाना। हमको समझ में आ गई तो भाषा की स्पष्टता तो चाहे जब लिख लेंगे, शब्दों को तो अपन अपने हिसाब से बना लेंगे कि जब हम घर पे बोलते हैं तो घर वाली भाषा को बोलते हैं, जब बाहर के लोगों से बात करते हैं तो अलग लोगों के साथ बात उस तरह से बात करने लगते हैं, और जब हम एजुकेटेड लोगों के सामने या किसी ऑफिसर के सामने जाते हैं तो उस तरह की बातें करने लगते हैं। तीनों आती है हमें तो करना, लेकिन हमें सबसे ज्यादा आसान क्या लगती है? जो हमको खुद को समझ में आती है। ठीक है, तो जो अपन जो वास्तविक, जो अपने प्रति जो वास्तविक है वो वास्तविकता में रह के ही पढ़ना। ठीक है, अपने प्रति वास्तविक मत होना, नहीं हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, हम खुद को अंग्रेजी में पढ़ के बताने लगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज का उपयोग हम अपने को खुद पे ही करने लगे तो वो तोते जैसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, ना अंदर के रहोगे ना बाहर के रहोगे। खुद को आसान बनाने के लिए कुछ भी बोल लो, अपने ही शब्दों में ले जाओ, जिन शब्दों को हम अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मुरैना का आदमी तो मुरैना की भाषा में पढ़ ले, गुना का है तो गुना की उसमें बोलने लगे। सब जगह अलग अलग बोलते हैं ना, या कहीं लड़का बोलते हैं, कहीं छोरा बोलते हैं, होता कि नहीं अलग अलग। तो तुमको जो अच्छा लगे उसमें बोलो, खुद से ही बोलना है अपन को। अब 239 उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, जिनकी डेफिनेशन परिभाषा खंड की धारा 2 में नहीं दी, लेकिन उनका प्रयोग भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। उनका क्या करें? तुमने तो केवल 38 परिभाषा दे दी, अब ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग इसमें किया गया होगा, अब उनकी परिभाषा नहीं दी तो हम क्या करेंगे भैया? तो उनके लिए उन्होंने इलाज बता दिया कि वो ऐसी चीजों के लिए अपन क्या करेंगे। किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वही सीआरपीसी हुई, 2023 में परिभाषित है, लेकिन उनकी सही परिभाषा कहां दी है? आईटी एक्ट में दी हो या सीआरपीसी में दी हो, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और उस संहिता में उनके बताए गए। तो वहां पे जो परिभाषा दी है ना, वो परिभाषा यहाँ भी लागू हो जाएगी। उसी परिभाषा को पढ़ के उसका वही अर्थ यहाँ भी निकाल लेना। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, डिजिटल फॉर्म में है, तो वहां पूरी परिभाषा दी है, सूचना क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होते हैं, तो वहां की उस डेफिनेशन का उपयोग अपन यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी चीजों को अपन यहाँ उपयोग कर सकते हैं, मना ही नहीं है। हो गया क्लियर? अब चलो अपन ने ये पूरी सेक्शन 2 पढ़ ली, अब अपन इसमें से ये देखें कि अपन को है ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सी परिभाषाएं लगी। अब इतनी सारी कहां तक याद करेंगे अपन? ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि इसमें धारा 2 में अपन ने पढ़ा है तो कुल 39 पॉइंट दिए ने। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी अपन को, तो तुम खुद ही बताते जाना कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं
तो अपन नंबर वाइज बात करते हैं पहले। तो 2:24 में डेफिनेशन दी अपराध की, पूरी अंदर नहीं पढ़नी, नंबर क्या दिया है। 2:24 में डेफिनेशन काय की है, अपराध की। अपराध क्या होता है, इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। हो गया क्लियर। तो 2:24 सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद अपन दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। तो मूल्यवान प्रतिभूति दूसरे नंबर पर। इसके बाद ये तो आप तो नंबर डाल लिया करो, 1 2 3 ऐसे करके अपनी भाषा में ABCD जो भी करने चाहो। मूल्यवान प्रतिभूति की इंपोर्टेंट हो गई, ठीक है। अब तीसरे नंबर में बात करूं तो 2:21 पे जंगम संपत्ति। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है सबसे पहले बोलूंगा, और जो कम महत्वपूर्ण होती जाएगी पीछे पीछे बताते जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जंगम संपत्ति की, जो अपन को अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, तो जिन पे ज्यादा मेहनत करनी है। पीछे के नंबर आते जाएंगे तो उतनी मेहनत कम कर देना, यानी हल्का हल्का याद भी रहे तो काम चल जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे सद्भाव पूर्वक 2:11। इनके नंबर याद कर लेना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 2:11 में सद्भाव पूर्वक, ठीक है। अब अपन इसके बाद बात करें तो दस्तावेज 2:8, ठीक है। बेईमानी से 2:7, 2:14 क्षति, 2:9 कपट पूर्वक, 2:15 अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, ठीक है। 2:4 कूटकरण, 2:5 न्यायालय, और 2:16 न्यायाधीश, ठीक है। इसमें सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आ गई। बाकी की तो तुम सिंपल, न्यायालय से पहले कूटकरण, ठीक है। वो तो बता दिया ना, अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, ठीक है। एक और रह गई, वो भी महत्वपूर्ण थी। सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, और सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, और सदोष हानि उठाना। ये पूरा एक क्वेश्चन बन के आता, ठीक है। ये ज्यादातर मेंस के लिए आता है। सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। बाकी की जो है उनको वैसे ही फॉर्मल ऊपर ऊपर देख लेना, क्योंकि ज्यादातर इतनी चीजें याद अपन से होंगी भी नहीं, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे अपने MP का एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट का हो, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है। मैं तो सब ज्यादातर स्टेटों के एग्जाम देता रहा हूँ, हर स्टेट का देने जाता था, ठीक है। तो कहाँ पे कोई चीज राजस्थान में इम्पोर्टेंट आ जाती थी, कोई बिहार में आ रही है, कोई UP में आ रही है। तो वो एक अच्छी चीज ये किया करो, तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम के फॉर्म हर स्टेट के भरा करो, ठीक है। हर स्टेट का भरो, क्योंकि इस बहाने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता रहता है। और इस बहाने देखो तुम लोग है ना, यही उम्र है घूमने फिरने की, इसमें घूम फिर भी लोगे, बाद में नहीं घूम पाते। तो हमने कई सारे जगह तो इसी बात से घूम लिए कि भैया उत्तराखंड का पेपर देने जा रहे हैं, तो उत्तराखंड ही घूमे आए। और झारखंड चला गया एक बार पेपर देने, तो रांची देखने में लग गई। राजस्थान गए तो जोधपुर जयपुर देखे आए। कभी अजमेर का मन हो तो अजमेर का डाल दिया, अजमेर घूमे आए। तो यही उम्र के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है और घूमना भी हो जाएगा। फिर नौकरी और शादी के बाद नहीं घूम पा रहे तुम कहीं भी, ठीक है। फिर तुझे लगेगा कि यार आज घूमने चले गए तो 2,000 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पक्षकार आएगा वो दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। फिर तो माया चट जाएगी। इसलिए अभी कर लो पढ़ाई भी, और साथ साथ घूमना भी हो जाएगा, और पता ही नहीं चलेगा कब पढ़ाई हो गई। अब राजस्थान का पेपर देने जा रहे हैं, घर वालों ने 4,000 रुपये दिए आने जाने के, तो तुम्हें लौट के आ गए, तुम्हें प्राण खा जाएंगे तुम्हारे। 4,000 मिटाया आया, बता कितने नंबर आए। तो डर के मारे थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेंगे अपन, ठीक है। कछु तो पढ़ ही जाएंगे। तो ऐसे ही अपनी पढ़ाई हो जाएगी और घूमना भी हो जाएगा। तो आसानी से अपन सारे काम इकट्ठे कर लो, कि नहीं वो नौकरी लगेगी तब घूमेंगे, तो वो तो नहीं घूम रहे। साथ साथ ही सारी चीजें करनी है अपन को, तो ठीक है। आलू भी एक साथ लाने हैं, मटर भी लानी है, पनीर भी डालेंगे इसमें, प्याज लहसुन सब इकट्ठा बनाएंगे, सब्जी टॉप बननी चाहिए,
तो जीवन साथ साथ चल रहा है, साथ साथ तैयारी करते रहे। हो गया क्लियर? आओ अपन डेफिनेशन देखें धारा 3। ये डेफिनेशन बात कर रहे हैं साधारण स्पष्टीकरण की, विशेष स्पष्टीकरण की बात नहीं कर रहा है वो तुम लोगों से। अपन साधारण है तो साधारण स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं वो, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना, साधारण ही दिमाग लगाना है अपन को। हो गया क्लियर? इस संहिता में सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब हर जगह, इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड और प्रत्येक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत, दृष्टांत तक की बात कर रहे हैं वो, चाहे अपराध की परिभाषा दी हो, चाहे दंड का कोई उपबंध दिया हो और चाहे कोई डेफिनेशन दी हो। साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधिधीन समझा जाएगा। तो एक अध्याय दिया होगा इनने आगे जाके, काय का दिया होगा? साधारण अपवाद का दिया होगा, जिसमें कई सारे साधारण अपवाद दिए गए होंगे। वो साधारण अपवाद जो हैं वो पूरी भारतीय न्याय संहिता में लागू होंगे। वो भारतीय न्याय संहिता की बात अकेली नहीं कर रहे, उनने तो और अंदर की बात कर दी। प्रत्येक परिभाषा में लागू होंगे, प्रत्येक उपबंध में लागू होंगे, प्रत्येक दंड में भी लागू होंगे। ठीक है, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। अब एक बात बता दो कि बार बार है ना साधारण अपवाद को प्रत्येक परिभाषा के पीछे, प्रत्येक दंड वाली धारा के पीछे, प्रत्येक इलस्ट्रेशन के पीछे, प्रत्येक प्रोविजंस के पीछे अगर मैं लिखने चला जाऊंगा तो ये आईपीसी नहीं बचेगी, ये क्या हो जाएगी? महाभारत। रामायण तो छोटी पड़ जाएगी, इतनी बड़ी किताब। अब आज ट्यूशन पढ़ने जाएंगे तो इतनी बड़ी किताब के लिए काय में लेके जाएंगे? अटैची से वो लेके आना पड़ेगा अपन को, टंटा हो जाएगा। तो उनने कही नहीं, ये परेशानी पैदा कर सकते हैं भैया, भारत के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनने पहले ही कह दी कि भैया की हमने अलग से चैप्टर बना दिया है, वो सब जगह लागू है, इसको बार बार पीछे मत लगाना। हो गया क्लियर? अब देखो उनने अभी भी ये बोला कि साधारण स्पष्टीकरण हमने दे दिया, फिर भी अगर तुमको समझ में ना आया हो तो उदाहरण दिए देते हैं भैया। ठीक है, अब वो इलस्ट्रेशन और दे के बता रहे हैं तुम्हें इस बात को, नहीं तुम फिर भी नहीं मानोगे, तुम महाभारत लिखना दो। ठीक है, उनने मना कर दी है। इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषा अंतर्विष्ट है, तो ऐसी कोई भी धारा जिसमें अपराध की परिभाषा दी गई है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता। इनने क्या कह दी? 7 साल से कम आयु के बालक द्वारा कोई अपराध घटित किया जाता है तो कैसा है? क्षमा योग्य, वो साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है। किंतु परिभाषा उस साधारण अपवाद के अधिधीन समझी जानी है जिनमें यह उपबंधित है कि कोई भी कार्य जो 7 साल से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता है अपराध नहीं माना जाता। ठीक है, अब तुम ये मत कहने लगना कि हर धारा के पीछे क्यों नहीं लिखा, उनने पूरे की बात कर दी, उनने इलस्ट्रेशन तक की लिख दी है, ऊपर प्रत्येक दृष्टांत तक की बात कर दी, सब जगह लागू होगा वो। यानी तुम्हारे जो उदाहरण हो ना उनमें भी वो लागू होगा। का एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना, तो पुलिस वारंट के बिना कैसे अपराधों में गिरफ्तार कर सकती है? जो अपराध कैसे होते हैं? संज्ञेय होते हैं, असंज्ञेय अपराधों में नहीं कर सकती, उसमें मजिस्ट्रेट से क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। तो का एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, तो अपन को पता है कि हत्या कैसा है? संज्ञेय अपराध है, उसमें वारंट की जरूरत है ही नहीं, पकड़ सकता है पुलिस वाला। यहाँ का सदोष पररोध के अपराध का दोषी नहीं हो जाएगा। नहीं तुम कहने लगो कि इसने उसको पकड़ लिया तो सदोष पररोध का अपराध पंजीबद्ध कराएंगे किस पे? पुलिस वाले पे जाके। ठीक है, क्योंकि इनने कैसे कर लिया? मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के कैसे कर लिया? तो संज्ञेय अपराधों में पुलिस क्या कर सकती है? किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, वो एक अलग है, अब आगे जाके बात करेंगे अपन, आगे की बातें नहीं कर रहे, दूसरे एक्टों की आगे धीरे धीरे बात करेंगे। यहाँ का सदोष पररोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। विधि ने कहा है कि कोई पुलिस वाला संज्ञेय अपराध अगर घटित किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा तो उसको गिरफ्तार कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, वो आगे बात करेंगे। और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। ठीक है, ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जिसे करने के लिए कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध होता है। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे साधारण अपवाद वाले चैप्टर में, थोड़ा जल्दी मत करना, आराम से वहां पहुंचेंगे तो वहां पढ़ेंगे।
प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया। तो जो भी स्पष्टीकरण दिया गया है संहिता में, उसके अनुरूप ही इनने क्या किया, उसका प्रयोग किया। ठीक है, बार बार स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह दे दिया वो सब जगह काम कर रहा होगा। जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में, संपत्ति किसकी है, जैसे कि मेरी है, मेरी संपत्ति किसके पास रखी है, मेरी वाइफ के पास रखी है, या मेरे सेवक के पास रखी है, लिपिक बाबू के पास रखी है, जब तक कि संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। ठीक है, कब्जा किसका माना जाएगा, जिसकी संपत्ति। अब संपत्ति कब्जा होनी किन किन के लिए बात कर रहे हैं, पत्नी के पास रखी है तो पति की मान लेंगे वो, या मेरा लिपिक है तो मान लेंगे, मेरा सेवक है तो मान लेंगे। ये नहीं तो तुम अपनी संपत्ति मेरे सेवक के यहाँ रखे आओ, या तुम अपनी संपत्ति मेरी वाइफ के यहाँ रखे आओ, तो नहीं मानेंगे। ठीक है, वो मेरी बात कर रहे हैं, हो गया क्लियर। नहीं तुम कहो नहीं सर गुरुजी वो तो ऐसा लिखा है उसमें। ठीक है, स्पष्टीकरण लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से, स्थायी नियुक्ति नहीं है, प्राइवेट नियुक्ति कर ली, टेम्परेरी कर ली कुछ समय के लिए, या किसी विशिष्ट अवसर पर की है, कि हम तो दीपावली पे ही लगाते हैं सेवक, ठीक है, या नई साल पे लगाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक उस समय भी क्या माना जाएगा। तो ये माना जाएगा कि संपत्ति उसी व्यक्ति के कब्जे में। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। ये क्या कह रहे हैं, अगर किसी कार्य को निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार, आपको किसी काम को करने का निर्देश दिया गया, ठीक है, और आपने उस निर्देश का पालन नहीं किया, तो क्या मानेंगे, आपने अवैध लोप घटित कर दिया। हो गया क्लियर। तो विधि द्वारा आबद्ध की तो बात कर ही रहे थे, अब ने एक बात और कह दी ने, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। हो गया क्लियर। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान, जी क्या सही चल रहे हैं क्या, क्योंकि बीएनएसएस आ गया ना तो वो एकदम चेंजिंग सी लगती है, पहले के सेक्शन 34 में थी ये। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किए जाता। अब कार्य कैसा है, आपराधिक है। कर कौन रहा है, कई व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, कई व्यक्ति कर रहे हैं। कार्य कैसा है, आपराधिक कार्य होना चाहिए। वो कैसे कर रहे हैं, सबके सामान्य आशय को अग्रसर यानी बढ़ाने में। आपराधिक कार्य कई व्यक्ति कर रहे हैं, सामान्य आशय के अग्रसर में कर रहे हैं। तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन माना जाएगा, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि मेरा अकेले का कार्य नहीं है, ये माना जाएगा कि सबने किया है लेकिन कार्य तुम्हारे अकेले का भी है, तो उतना ही तुमको दायित्व के अधीन माना जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा दायित्व कम हो और उसका दायित्व ज्यादा हो, क्योंकि काम कैसा हुआ है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में हुआ है। तो सबका आशय कैसा है, सामान्य, एक कॉमन इंटेंशन है। ठीक है, समान आशय और समान आशय में अंतर है। ठीक है, उसके अलग केस लॉ में बाद में पढ़ाऊंगा, जब पहले बेसिक्स पढ़ाते जा रहा हूं। तो इंटेंशन कैसा होना चाहिए, सामान्य। कार्य कैसा होना चाहिए, आपराधिक होना चाहिए। करने वाले व्यक्ति कितने होने चाहिए, कई होने चाहिए। और दायित्व किसका माना जाएगा, सबका माना जाएगा, या एकल भी वही माना जाएगा कि आपने उसी इंटेंशन के साथ उस कार्य को घटित किया, तो आपकी लायबिलिटी भी सबके समान मानी जाए। हो गया क्लियर। अब इसका छठा पॉइंट देखते हैं। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, वैसे वो कार्य आपराधिक नहीं है, कार्य आपराधिक नहीं है, लेकिन वो कार्य कब आपराधिक हो जाता है, जब उस कार्य को आप कैसे कर रहे हो, आपराधिक आशय से या आपराधिक ज्ञान से। वैसे वो कार्य आपराधिक नहीं है, लेकिन कब बन जाता है आपराधिक, जब उस कार्य को आप आपराधिक आशय से या आपराधिक ज्ञान से करते हो।
और ऐसा कार्य कौन कर रहे हैं? कई व्यक्तियों द्वारा किए जाता, एक नहीं कर रहा, कई सारे कर रहे हैं। अपन ने ऊपर जो पढ़ा था उसमें कार्य कैसा था? आपराधिक था, कई व्यक्ति कर रहे थे, सामान्य को बढ़ाने में कर रहे थे। यहां थोड़ा सा अंतर हो गया, यह कार्य आपराधिक नहीं है लेकिन इंटेंशन आपराधिक है, नॉलेज आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आश्चर्य से उस कार्य में शामिल होता। अब यहाँ काय की बात कर रहे हैं? शामिल होने की कर रहे हैं। वहां क्या कह रहे थे? सामान्य आश्चर्य के अग्रसरण में, ठीक है। यहां तो शामिल होना मात्र पर्याप्त, ठीक है। उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आश्चर्य से अकेले उसी के द्वारा किया गया। अब कार्य आपराधिक नहीं है, इंटेंशन आपराधिक है, नॉलेज आपराधिक है, और उस इंटेंशन नॉलेज के साथ आप अन्य व्यक्तियों के साथ क्या हो जाते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं। उन व्यक्तियों का भी इंटेंशन वही होना चाहिए और नॉलेज वही होना चाहिए। कैसी? आपराधिक इंटेंशन होना चाहिए, आपराधिक नॉलेज होना चाहिए, और हम उनमें शामिल भर भी हो गए तो हमारे ऊपर आ गई लायबिलिटी उन्हीं के बराबर। ये माना जाएगा कि आपने उसी इंटेंशन से, उसी नॉलेज से उस कार्य को अकेले किया। हो गया। बारीक बारीक अंतर होते हैं कानून में, वो बड़े ध्यान से पढ़ने की चीज है। जैसे सुनार करता है ना काम, उसको पता है कि 1 ग्राम सोना, 1 बूंद सोना भी उसका कितना महंगा पड़ रहा है, तो बड़ा ध्यान से बनाता है चीजों को। हाँ, तो यही समझ लेना, इस किताब का कचरा भी महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लेना। इतनी ही बारीकी से, जैसे सुनार ज्वेलर्स जो ज्वेलरी बनाता है ना, कितने ध्यान से बनाता है, उतने ही ध्यान से अपन को चीजों को पढ़ना। तो तुम देखेंगे कि ये सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो गए। तो डाउट्स कुछ थे ही नहीं, डाउट्स किसने बनाए थे? हमने खुद ही बना लिए, खुद के। तो हमारे बीच में स्पीड ब्रेकर कौन है? हम ही है, कोई दूसरा स्पीड ब्रेकर नहीं होता किसी का। तो ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, कई चीजें आगे पढ़ के और भी चीजें बताऊंगा, आपको सारी चीजें सिंपल लगने लगेंगी। इसके बुक्स के अलावा मैं अन्य चीजों में भी आपको बताऊंगा सिंपल देखा कैसे जाता है। अपन ने चीजों को कठिन बनाया, कठिन कोई भी नहीं। हो गया क्लियर? अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन, 7वां। जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा, लोप की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, विधि द्वारा आबद्ध थे किसी काम को करने के लिए, अपन ने उसको नहीं किया, या विधि द्वारा कोई निर्देश दिए गए थे किसी काम को करने के, उन निर्देशों का पालन अपन ने नहीं किया। जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किए जाना, परिणाम यानी रिजल्ट आ रहा है, काय से आ रहा है? आपके किसी कार्य से या किसी लोप से, या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना मात्र भी, या प्रयत्न जोड़ दिया उन्होंने कि आपके प्रयत्न मात्र से भी कोई क्या आना चाहिए? परिणाम आना चाहिए, ठीक है। या तो कार्य से आए, या लोप से आए, या प्रयत्न मात्र से भी आ जाए, करना अपराध है। वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा यानी आधा कार्य किया है, और अंशतः लोप द्वारा कारित किए जाना वही अपराध है। तो आपने आधा काम किया है, आधा लोप किया। अब जितनी दिक्कतें अपन को और खोल के बताएंगे इन चीजों को, मैं नहीं बताऊंगा तुमको कुछ भी, मैं तुमको कुछ बता ही नहीं रहा, ना मैं तुमको कुछ पढ़ा रहा, ये तो ये किताब लिखने वाला ही तुमको बता रहा है और तुमको पढ़ा रहा है। अब वो कैसे बताएगा, कैसे पढ़ाएगा, उसको ये भी पता है तुम्हें कहाँ डाउट होगा। देखो अब दृष्टांत खोलता जाएगा इन पॉइंटों को, अब एक एक करके अपन इलस्ट्रेशन पढ़ाएंगे, तो जो भी कॉन्सेप्ट अधूरे रह गए ना आपको क्लियर हो गए। का अंशतः या को भोजन देने का, इलस्ट्रेशन दे दिया। का काम क्या था? या को भोजन देना था, और उसने उसको भोजन नहीं दिया अवैध रूप से लोभ करके। तो मैंने किसी व्यक्ति को भोजन देने की मेरी ड्यूटी थी, मैंने उसको भोजन नहीं दिया, यानी जेल में कोई कैदी है और जेलर साहब की ड्यूटी है कि उसको बढ़िया भोजन कराएं जितना एक व्यक्ति को आवश्यक होता है, और उन्होंने 10 दिन से उसको खाना नहीं दिया। 10 दिन खाना ना मिलने से उसका शरीर कैसा हो गया? निर्बल हो गया, कमजोर हो गया बहुत ज्यादा। और अंशतः या को पीट कर, वो बेचारा वैसे ही तो बहुत कमजोर हो गया था, कई दिन से भोजन नहीं मिला, और उसकी जेलर साहब ने क्या कर दी? पिटाई और लगा दी। जानबूझकर या की मृत्यु कारित करता है, यह माना जाएगा। तो यह माना जाएगा कि का ने हत्या की है, तो अंशतः कार्य किया, अंशतः लोप दिया।
जो कार्य करना था वो काम नहीं किया, तो उसने दो कार्य कर लिए कि कई दिन से भोजन नहीं दिया, इससे शरीर निर्बल हो गया, फिर उसी की पिटाई लगा दी। वैसे साधारण पिटाई से उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन कई दिन से भोजन नहीं किया इसलिए निर्बल हो गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो रही है। तो ये माना जाएगा कि आपने उसकी हत्या कारित की है। हो गया क्लियर? अब 8वां पॉइंट पढ़ते हैं इसका अपन। जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किए जाता, तो कई सारे कार्य मिलके क्या कर रहे हैं, किसी अपराध को बना रहे हैं। एक कार्य नहीं बन रहा, कई सारे कार्य क्या कर रहे हैं, अपराध का निर्माण कर रहे हैं। तो जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर, तो अब कार्य कैसे हो रहा, या तो कोई व्यक्ति अकेले कर रहा है या कई लोगों के साथ शामिल होकर कर रहा है। उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है। ठीक है, अब कोई अपराध कई कार्यों से मिला है, चाहे आप जैसे कई सारे लोग, एक कार्य इनने किया, एक कार्य इनने किया, एक कार्य इनने किया, एक कार्य इनने किया, सबने मिलकर क्या किया, किया तो अपराध ही है ना। ठीक है, सबके सम्मिश्रण से एक बड़ा अपराध बन गया। तो आपने अपने कार्य को करके जो सहयोग किया है, तो माना जाएगा कि आपने उस कार्य को स्वयं घटित किया है। तो ये कह रहे हैं वह उस अपराध को करता है, यह कहा जाता है। हो गया क्लियर? जैसे कि मैंने इनके हाथ पकड़ लिए, ठीक है, तुमने इनके पैर पकड़ लिए, और एक और आया उसने इनमें जाके क्या मार दिया, छुरा घोंप दिया। हो गया ना? तो इनने हाथ पकड़े थे, मैंने पैर पकड़े थे, तीसरे ने छुरा मारा, सबके सहयोग से क्या हो गया, हत्या का अपराध घटित हो गया। तो ये मत कहने लगना मैंने तो पैर ही पकड़े थे, मैंने नहीं मारा चाकू, मैंने तो हाथ पकड़े थे, मैंने नहीं मारा चाकू। ये माना जाएगा कि आप सबने हत्या का अपराध घटित किया। हो गया क्लियर? अब इसके इलस्ट्रेशन पढ़े लेते हैं अपन। का और खा पृथक पृथक रूप से और भिन्न भिन्न समयों पर, यानी जेल है कोई, उसमें दो ड्यूटी लगी है, 6 घंटे की किसी की, 6 घंटे की किसी की। का और खा पृथक पृथक रूप से, दोनों अलग अलग है, सम्मिलित होकर नहीं है, अलग अलग काम कर रहे हैं। और भिन्न भिन्न समयों पर, दोनों के समय भी अलग अलग है। याकूब इसकी छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। एक बोल रहा है कि मैं सुबह के समय भी जहर दूंगा, छोटी सी मात्रा, वो बोल रहा है कि मैं शाम के भोजन में दूंगा। तो खाने बनाने वाला जो बावर्ची आपके यहाँ काम कर रहा है, सुबह वाला नौकर अलग है, शाम वाला अलग है। खाना बनाने दो नौकर आते हैं, सुबह वाला कहता है थोड़ा सा पॉइजन मैं मिलाऊंगा साहब के खाने में, शाम वाला बोल रहा है थोड़ा सा पॉइजन मैं मिलाऊंगा। लेकिन एक अकेले के मिलाने से नहीं मर रहे साहब, थोड़ी थोड़ी मात्राएं दे रहे हैं। ठीक है, देकर उसकी हत्या करने को सहमत होती हैं, दोनों में सहमति हो गई कि थोड़ा थोड़ा जहर तुम देना, थोड़ा थोड़ा मैं दूंगा। का और खा या की हत्या करने के इंटेंशन से सहमति के अनुसार या को जहर देते हैं। वही अलग अलग समय पे दे रहे हैं और अलग अलग दे रहे हैं, ध्यान रखना। या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है, कई सारी मात्राएं मिल गई उसे। या का और खा हत्या करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य अलग अलग। तो दोनों को हत्या का दोषी माना जाएगा। जी नहीं कहेंगे कि साहब हमने इकट्ठे हत्या कब करी थी, और मैंने तो जो जहर दिया था वैसे अकेले से तो आदमी मर ही नहीं सकता था, मेरा जहर तो आधा मार सकता था। दूसरा कह रहा है मेरा जहर भी आधा मार सकता था। तो डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया कि इनके आधे जहर से नहीं मरेगा, वो कह रहा है कि इनके आधे जहर से नहीं मरेगा, लेकिन आदमी तो मर गया भैया। तो वो दोनों का जहर इकट्ठा हो गया ना अंदर जाके, तो ये मानेंगे कि दोनों हत्या की है। तो उनको मालूम है कि भारत के आदमी बहुत योग्य हैं, वो ये बचाव ले लेंगे, तो उनने उनको भी लपेट लिया है। हो गया क्लियर? इंडिया का आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है। हो गया क्लियर? अब चलो एक एलस्टेशन और पढ़ लो, ये आप लोग पढ़ लेना, एलस्टेशनों को पढ़ लोगे घर जाके, पढ़ के आना, कोई दिक्कत आए मैं बता दूंगा। नहीं नहीं, उनने बोला है ना आपस में अपने सलाह की है ना, सहमत होते हैं, सहमत हुए हैं दोनों। अब इसका 9वां पॉइंट पढ़ते हैं अपन।
जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, कई सारे क्या कर रहे हैं, किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, ठीक है, या संबद्ध यानी आपस में जुड़े हुए हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जिसका जैसा जैसा कार्य है उसके अनुसार वैसा वैसा उसका अपन दायित्व मान लेंगे और अलग अलग अपराधों के लिए भी दोष सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि कई व्यक्ति क्या कर रहे हैं, किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं। अब इन सबको एक ही अपराध के लिए एक ही बराबर पनिशमेंट से लायबल क्यों नहीं माना? अभी तक तो अपन पढ़ रहे थे पीछे के सब में, उनमें क्या कर रहे थे, सबको बराबर दंड दे रहे थे, लेकिन यहां कुछ अलग बात कर रहे हैं। यहां आपस में सहमति नहीं है, यहां तो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, यहां आपस में सहमति नहीं है। तो जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, वहां पे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। अब इन्हें इलस्ट्रेशन भी दे दिया है आपको और अच्छे से समझाने के लिए, तो अपन इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि उनको डाउट है कि थोड़ा बहुत डाउट तो अपन लोगों को। हाल मेडिसिन रखी है उनने, जैसे जुकाम होता है तुरंत दवाई, ठीक है, हाल दवाई रख के आए और वो दवाई लेके बैठे हैं और तुम क्या कह रहे हो, हमें डॉक्टर के साथ जाना है किसी दूसरे के पास, तो फिर तो गलत बात हो जाती है कि नहीं होती? जब वो सारा तुम्हें पढ़ाने के लिए किताब लिख रहे हैं कि तुम खुद से पढ़ सको और तुम कोई चीज डाउट बचे ही नहीं, उसके बाद भी तुम कहो कि नहीं साहब हमको तो टीचर चाहिए, तो गलत बात है कि नहीं? तुम्हारे घर में डॉक्टर रहेगा और तुम इलाज करने दूसरी जगह जा रहे हो कि साहब वो आप दोस्तों से पूछ रहे हो एक अच्छा डॉक्टर बता दे कौन है, तुम्हारे भैया अच्छे मेडिसिन डॉक्टर हैं, वही दे देंगे दवाई। तो घर में सब कुछ उपलब्ध है तो परेशान कहाँ हो रहे हैं अपन, बाहर हो रहे हैं। सारी परेशानी अपनी है, दोस्त किस पर मर देते हैं, सामने वाले। किसी की कोई परेशानी नहीं है और कोई तुम्हारा भला चाहता भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय इतना ध्यान रखना, ठीक है, तुम्हारा भला भी कोई कर सकता है तो तुम स्वयं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता तुम्हारा भला। का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन, गंभीर प्रकोपन, प्रकोपन का मतलब गुस्सा, गुस्सा भी ऐसा वैसा नहीं नॉर्मल वाला, गंभीर गुस्सा है, का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन या पर आक्रमण कर देता है। भयंकर गुस्सा आ गया उसे और उसने उस पर क्या कर दिया, सामने वाले पे आक्रमण कर दिया, कि या का उसके द्वारा वध किए जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। तो हत्या की जो डेफिनेशन दी है उसमें अपवाद दिया है, गंभीर प्रकोपन पर जब हत्या की जाती है तो वो क्या हत्या नहीं मानी जाती, वो काय में चली जाती है, आपराधिक मानव वध में चली जाती है। वो अपवाद दिया है तो वो जहां भी लागू हुआ, जो हत्या की कोटि में नहीं आता। खा जो या से बेमनस्य रखता है। अब देखो दो व्यक्ति हैं, का और या, गुस्सा किसको आया, का को, हत्या किसकी कर रहा है, या की, जो खा कौन आ गया बीच में, समस्या आ गई ना, कि का को गुस्सा आया है, हत्या करिए या की, अब जो खा कौन आ गया तो अपन देखें भैया जो खा कौन है, खा जो या से बेमनस रखता है, ये बेमनस का मतलब क्या है, रंजिश रखता है। कौन से रखता था, या से, जिसकी हत्या हुई है, खा जो या से बेमनस रखता है उसका वध करने के इंटेंशन से और प्रकोपन के वशीभूत ना होते हुए। इसको नहीं है गंभीर और अचानक प्रकोपन, ये तो वासे रंजिश रखता है, किससे, या से, या का वध करने में का की सहायता करता है। इसने देख लिया कि बढ़िया रही कि जब भयंकर गुस्सा आ गया और उससे क्या कह देता है, ले चक्कू कौप दे 3-4, बचना नहीं चाहिए आज, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया और ताकत दे दी उसे। अब वो वैसे तो बेचारा एक ही मार रहा था, माने अब 2-3 लगा दिए, हो गया क्लियर। तो या का वध करने में का की सहायता करता है। तो हत्या तो ये इसने नहीं करी, इसने क्या किया, केवल चाकू दिया सामने वाले को, उसको पता है ये इतने गुस्से में ये इसमें चाकू घोंप देगा। या यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए, वो गंभीर और अचानक प्रकोपन पर कर रहा है, वो इस तुझे तो रंजे सकता ही था, इंटेंशन जाका था ही कि जाकी हत्या हो जाए। खा हत्या का दोषी है, कौन, ये दूसरा वाला, क्योंकि इसको गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं है, गंभीर और अचानक प्रकोपन पे तो बचाव मिल गया, वो आपराधिक मानव वध में चला जाएगा, लेकिन जे काय में चले जाएंगे, जे हत्या में चले जाएंगे।
खा हत्या का दोषी और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी। हो गया क्लियर। अब यहां से अपन पढ़ेंगे मंडे को। देखो पढ़ेंगे आराम आराम से, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें भी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आराम आराम से, क्योंकि आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया, वो तो है ना, आईपीसी नहीं मालूम तो फिर ना तो हम अच्छे से वकील हैं और ना हमको कुछ आता। आईपीसी नहीं आती बताओ, अब हमको संविधान ही ना आता हो अच्छे से तो बाकी के लॉ समझ में नहीं आएंगे। तो दो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, एक भारत का संविधान, एक आईपीसी, कम से कम। फिर इसको बंद कर दो, अब मैं दूसरी बात